हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इनविटेशन एंड रिप्लाई टॉपिक को। एंड इस टॉपिक से तुम्हारे एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, आना ही आना है। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, और करके कोई और क्वेश्चन नहीं दिया होगा, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना ही होगा। तो इसलिए अगर तुम इंग्लिश के एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स अपना सिक्योर करना चाहते हो ना, तो इस टॉपिक को तुम्हें अच्छे से समझना होगा। डरो मत, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बेसिक फॉर्मेट होता है, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम उसे याद कर लेना। कॉमन लाइंस भी बता दूंगा कि क्या क्या तुम्हें इनविटेशन रिप्लाई के में कॉमन लाइंस लिखना है। अगर तुम सेम कॉमन लाइंस लिखकर भी एग्जाम में आ जाते हो, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते जाओ। और हाँ, मुझे पता है, देखो 12th के बाद हम लोग कभी मिलने वाले हैं नहीं, तो इसलिए अगर 12th के बाद भी तुम लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पे एजुकेशनल कंटेंट नहीं आता है, व्लॉग वगैरह कुछ कुछ आएगा, हम प्लान करेंगे। और बाकी अगर तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले इनविटेशन एंड रिप्लाई, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। इनविटेशन अलग चीज है, रिप्लाई अलग चीज है। रिप्लाई भी इनविटेशन का ही पार्ट है, बट पहले एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखो, इनविटेशन तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन हम कब लिखते हैं? जब कोई भी चीज बहुत बड़े स्केल में ऑर्गेनाइज हो रहा हो, जैसे कि बहुत बड़े स्केल में शादी हो, बहुत बड़े स्केल में किसी का बर्थडे हो, या फिर तुम किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, या फिर तुम किसी गेस्ट ऑफ ऑनर को बुला रहे हो, तुम किसी मंत्री को बुला रहे हो, पीएम को बुला रहे हो, सीएम को बुला रहे हो, तो उस केस में तुम्हें फॉर्मल इन्विटेशन भेजना पड़ता है। इन्विटेशन का मतलब क्या होता है? तुम किसी को इन्वाइट कर रहे हो, राइट? बहुत बेसिक से इसका मतलब क्या होता है तुम्हें पता है ना कि तुम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो। इन्विटेशन का मतलब है तुम किसी को इन्विटेशन भेज रहे हो। तो एक टाइप होता है फॉर्मल इन्विटेशन और दूसरा टाइप होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन में क्या होता है? कोई भी छोटा मोटा पार्टी हो गया, जैसे तुम कोई छोटा मोटा बर्थडे पार्टी दे रहे हो, तुमने नया गाड़ी खरीदा है तो उसके लिए तुम किसी को पार्टी दे रहे हो, किसी को यानी कि अपने रिलेटिव दोस्त वगैरह लोग को बुला रहे हो, या फिर तुम्हारा अगर मैरिज का सेकंड एनिवर्सरी है, थर्ड एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी हो, तो उसके लिए अगर तुम पार्टी दे रहे हो तो वो तुम्हारे इनफॉर्मल इन्विटेशन के अंदर आता है। अब देखो, फॉर्मल इन्विटेशन जो होता है ना, इसके दो टाइप होते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन को लिखने का भी दो तरीका होता है, एक होता है लेटर फॉर्मेट में और एक होता है बॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। बॉक्स यानी कि कार्ड के फॉर्म में, ठीक है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है, प्रॉपरली बताऊंगा। फॉर्मेट के साथ साथ एग्जांपल्स भी कराऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फॉर्मल इन्विटेशन को ना हमेशा थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। फॉर्मल इन्विटेशन में तुम कभी भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का यूज नहीं कर सकते हो, हमेशा तुम्हें थर्ड पर्सन का ही यूज करना है, यानी कि ही सी इट दे का ही यूज करना है, आई वी यू वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। वहीं पे जो इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है ना, ये बस लेटर के फॉर्म में ही लिखाता है, ये बस लेटर के फॉर्म में ही लिखाता है, ये कार्ड के फॉर्म में या फिर बॉक्स के फॉर्म में नहीं लिखाता है। दूसरी बात, जो इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है इसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन का ही यूज होता है, आई वी यू का यूज होता है, इसमें ना ही सी इट दे का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर ही सी इट दे का यूज नहीं होगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इनफॉर्मल इन्विटेशन तुम किसको लिखते हो? अपने क्लोज रिलेटिव्स को लिखते हो, दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह को लिखते हो, ग्रैंड माँ वगैरह, यानी कि अपने क्लोज रिलेटिव में ही इनफॉर्मल इन्विटेशन को लिखा जाता है। बेसिक क्लियर है? बेसिक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हारे एग्जामिनेशन में ये 4 मार्क्स का आता है, मैंने तुम्हें बता रखा है, अब आगे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है ना, उसे हम दो टाइप से लिखते हैं, एक होता है तुम्हारा कार्ड टाइप और एक होता है तुम्हारा लेटर टाइप। तो सबसे पहले ये समझो कि कार्ड टाइप में कब लिखते हैं और लेटर टाइप में कब लिखते हैं। कार्ड टाइप में हम इनविटेशन को तब लिखते हैं जब बहुत बड़े स्केल में एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी या मैरिज वगैरह बनाया जा रहा हो, तो उस केस में जो इनविटेशन भेजा जाता है ना, वो कार्ड टाइप में भेजा जाता है। तुम्हें पता ही होगा यार, तुमने कभी शादी पार्टी का कार्ड देखा है? तुम्हारे पास आया ही होगा। तो वो कार्ड टाइप में क्यों होता है? क्योंकि उसका फॉर्मेट ही ऐसा है, वो तो फॉर्मल इन्विटेशन ही हुआ ना। जरूरी थोड़ी है कि शादी पार्टी में जो तुम्हें बुला रहा है वो एकदम तुम्हारा क्लोज रिलेटिव होगा। कई बार दूर के जो रिलेटिव्स होते हैं, या कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो सकता है वो तुम्हारे फैमिली से किसी तरह से रिलेटेड हो, वहां से भी इन्विटेशन आता है। ये सारे तरह के इनविटेशन फॉर्मल इनविटेशन ही होते हैं और इसलिए ये कार्ड की फॉर्मेट में आते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आगे तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा, फॉर्मेट वगैरह सब दिखाऊंगा। लेटर टाइप में हम इनविटेशन को कब लिखते हैं? जब चीफ गेस्ट को बुलाया जा रहा हो, स्पीकर को बुलाया जा रहा हो, जज को बुलाया जा रहा हो, स्पेशल इन्वाइटी हो कोई, या फिर कोई मैन ऑफ ऑनर हो, ठीक है। कोई भी बड़े इंसान को बुलाने के लिए, यानी कि कोई भी बड़े पद में है उन्हें बुलाने के लिए जब हम इनविटेशन भेजते हैं ना, तो वो लेटर के फॉर्मेट में होता है। ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी मिनिस्टर को बुला रहे हो तो कार्ड टाइप में तो लेटर लिख के नहीं भेजोगे ना, मतलब इनविटेशन लिखकर तो नहीं भेजोगे ना। तो वैसे ही अब देखो, यहां पे आता है तुम्हारा फॉर्मेट। सबसे पहला फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट किसके लिए है? कार्ड टाइप। कार्ड टाइप जब भी इनविटेशन तुम्हें लिखना होगा, तुम कैसे लिखोगे? यहां पे देख लो, सबसे पहले तुम्हें एक बॉक्स बनाना है। देखो,
सबसे पहले बॉक्स बनाना मैं बोल रहा हूं, लेकिन सबसे पहले बॉक्स मत बनाना, बॉक्स लास्ट में बनाना, पहले लिख लेना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि बॉक्स कितना बड़ा बनाना है। कई बार क्या होता है ना, तुम बॉक्स या तो बहुत बड़ा बना देते हो या तो बहुत छोटा बना देते हो, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि जब भी कार्ड टाइप आएगा तो उस टाइम तुम्हें बॉक्स बनाना है। सबसे पहले होस्ट का नाम लिखना है। होस्ट कौन होता है? जो बुला रहा है। जैसे तुम बुला रहे हो तो तुम अपना नाम यहाँ पे लिखोगे। ऑब्वियस सी बात है, तुम तो नहीं बुला रहे होगे, तुम्हारे क्वेश्चन में नाम गिवन होगा, वहां पे लिखा हुआ होगा कि कौन बुला रहा है। सपोज मिस्टर एंड मिसेस राज, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मिस्टर एंड मिसेस राज। जो भी बुला रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये जो लाइन है ना, इसे कॉपी कर लो, ठीक है। ये लाइन सेम टू सेम तुम्हें अपने एग्जामिनेशन में छाप के आना है। क्या छापना है? देखो, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। उसके बाद यहाँ पे जो भी इवेंट है, चाहे मैरिज हो जाए, चाहे एनिवर्सरी हो जाए, चाहे बर्थडे पार्टी हो जाए, वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद नेम ऑफ द पर्सन हुज बर्थडे, मैरिज स्लैश एनिवर्सरी डे। इसके बाद यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखना है जिसका बर्थडे है, चाहे मैरिज है, चाहे एनिवर्सरी है, जो भी इंसान है ना जिसके लिए इवेंट रखा जा रहा है, उसका नाम यहाँ पर लिखाएगा। उसके बाद तुम्हें डे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है? डे, कौन सा दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद तुम्हें डेट, मंथ और ईयर एक साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें डेट, मंथ और ईयर एक साथ लिखना है। सपोज मान लेते 11 मार्च को बुला रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ लिखना 11 मार्च 2025। देखो इस तरह से डे, मंथ और ईयर एक साथ हो गया। इसके बाद यहाँ पे वेन्यू लिखना है। वेन्यू का मतलब क्या होता है? किस एड्रेस में बुला रहे हो। कोई जगह होगा ना जहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, तो उस जगह का नाम यहां पर लिखना है। और इसके बाद जब तुम ये सब लिख लो, होस्ट का नाम लिख दिए, ये सारे सेम टू सेम 9 छाप दिए, इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? RSVP। सर RSVP का मतलब क्या होता है? RSVP का मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, तो इसको सेम टू सेम लिख देना, RSVP करके ही लिखा जाता है। इसके बाद RSVP लिखने के बाद तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया हम कॉन्टैक्ट नंबर कैसे दें, क्या हम अपना पूरा ऐसे कॉन्टैक्ट लिख दें 99341563, उसके बाद पूरा 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 नंबर लिख दें? तो देखो, पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट में क्या करना है? ऐसे क्रॉस बना देना, ठीक है। 8 डिजिट लिख देना कुछ भी, उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में ऐसे करके क्रॉस बना देना, बात खत्म। इस तरह से तुम कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हो। अब क्योंकि ये फॉर्मल इन्विटेशन है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कहीं पर भी आई, वी, यू एक्सेट्रा यूज नहीं होना चाहिए। तुम देख सकते हो कहीं पर भी आई, वी, यू यूज नहीं है। फॉर्मल इन्विटेशन में कभी भी फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं होता है, ठीक है। सेम चीज याद कर लो, मैं तो बोलता हूं 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो इस फॉर्मेट को, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, ध्यान से देखना। ये कार्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब किसी का बर्थडे पार्टी होगा या किसी का शादी होगा, इसलिए तुम्हें इन्विटेशन लिखना है। चलो पढ़ते हैं। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राजकरण। यहाँ पे तुम्हें क्या मिला? यहाँ पे तुम्हें होस्ट का नाम मिल गया। कौन है होस्ट? मिस्टर एंड मिसेस राजकरण। ऑफ, यहाँ पे एड्रेस उनका गिवन है, which they may use to invite their friends and relatives on 5th birthday anniversary of their son निखिल। इनका बेटा है जिसका नाम निखिल है, और उसका 5वां बर्थडे, 5th बर्थ एनिवर्सरी है। और ये लोग बुला रहे हैं कहाँ पे? रेसिडेंस ऑन 28 दिसंबर 2024-25, जो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसका आंसर तुम्हें कैसे करना है। बहुत सिंपल। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें होस्ट का नाम लिखना है। फॉर्मेट याद होगा, सबसे पहले होस्ट का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण। इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? सेम जो लाइन मैंने तुम्हें बताया था वो चेप देना। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बीइंग प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निखिल एट देयर रेसिडेंस। यहाँ पे क्या लिखना है? डे, डेट, मंथ, ईयर, वेन्यू वगैरह सब कुछ। एट देयर रेसिडेंस, यहाँ पे जगह का नाम दे दिया गया है वाराणसी। एट टाइम, टाइम भी दे दिया गया है, दिन भी दे दिया गया है, ऑन 28 दिसंबर 2025, ठीक है। यहाँ पे फिर RSVP करके तुम्हें क्या देना है? यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। यहाँ पे इसने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया है, ऐसे करके। देखो, तुम्हें ना पूरा कॉन्टैक्ट नहीं देना है, लास्ट के 2 डिजिट में ऐसे एक्स लगा देना, वो बेस्ट होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब फॉर्मल इन्विटेशन में हम लोग लेटर टाइप को कैसे लिखते हैं वो देखो। लेटर टाइप में हम लोग कब लिखते हैं? जब हम किसी बड़े इंसान को बुला रहे हो, चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, मैन ऑफ ऑनर को बुला रहे हो, किसी भी बड़े इंसान को बुला रहे हो, मिनिस्टर को बुला रहे हो, उस केस में तुम क्या लिखोगे? उस केस में तुम फॉर्मल इन्विटेशन लिखोगे लेटर टाइप में। लेटर टाइप में बॉक्स बनाने का जरूरत नहीं है, बना भी देते हो तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनो।
खुद से अपना घर का एड्रेस गलती से भी मत दे देना। सेंडर एड्रेस यानी कि तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा उस एड्रेस को यहाँ पे लिखना। अगर गिवन नहीं होता है उस केस में तुम एग्जामिनेशन हॉल लिखकर आ सकते हो, गिवन नहीं होता है तभी। इसके बाद तुम्हें डेट लिखना है प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में। बहुत सारे मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, गलती कर देते हैं। जैसे 11 मार्च 2025 लिखना है तो वो लिख देंगे 3 2025। ऐसे अगर तुम लिखते हो, गलती से भी ऐसा गलती करते हो तो तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में डेट को लिखना है। इसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखना है, यानी कि तुम जिसे भेज रहे हो ना उसका एड्रेस क्या है वो यहां पर लिखना है। ये भी तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, 100% गिवन रहेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद तुम्हें फिर एक लाइन छोड़ के देखो, यहाँ पे हर बार लाइन छोड़ना है। सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है, डेट के बाद एक लाइन छोड़ना है, रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है। फिर तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है इन्विटेशन टू बी द, यहाँ पे फिर डैश होगा, सॉरी यहाँ पे डैश ना छूट गया है, यहाँ पे डैश होगा। तुम इनवाइट क्यों कर रहे हो उनको? चीफ गेस्ट के जैसा इनवाइट कर रहे हो, मैन ऑफ ऑनर जैसा इनवाइट कर रहे हो, तुम किस लिए इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद तुम्हें फिर से एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद तुम्हें इन्विटेशन लिखना स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करोगे? विद ड्यू रिगार्ड्स, इसके बाद कॉमा लगाओगे, फिर नीचे लिखना इवेंट डेट। इवेंट किस दिन है, तुम किस दिन बुलाना चाहते हो उनको, ठीक है, वेन्यू, किस जगह पर बुलाना चाहते हो उनको, रीजन फॉर द इन्विटेशन, तुम बुला रहे हो उनको तो क्यों बुला रहे हो, कोई रीजन तो होगा ना। ऐसे चीफ गेस्ट को बैठाने के लिए तो नहीं बुला रहे होगे, है ना, कोई तो रीजन होगा, तो वो रीजन यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये लाइन एकदम रट्टा मार लो, अच्छे से याद कर लो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने भी एक दो बार ही एग्जाम से पहले प्रैक्टिस किया था, मुझे अपने एग्जाम्स के टाइम में याद हो गया था। वी विल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड एनलाइटन अस विथ योर व्यूज। काइंडली शेयर योर कंफर्मेशन एट द अर्लीस्ट, ठीक है, ये सॉरी अर्लीस्ट यहाँ पे होगा, पता नहीं यहाँ पे लाइन क्यों छूट गया, गलती हुआ होगा। प्लीज सेंड एन ईमेल टू xyz@gmail.com। ऐसे करके तुम कुछ भी यहाँ पे अपना बनाकर लिख सकते हो, कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हो। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर तुम यहाँ पे योर सिंसियरली या फिर योर फेथफुली लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर तुम्हें अपना नाम लिखना है जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, अपना खुद का नाम लिखकर मत आ जाना, तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लास्ट में अपना डिजिग्नेशन लिखना है। तुम्हारा कोई डिजिग्नेशन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में तो लिख देना, अगर दिया हुआ नहीं है तो इसको इग्नोर करना है, इसको छोड़ देना। सिंपल सा है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल इनविटेशन जो होता है लेटर टाइप, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, ये भी क्लियर हो गया। कार्ड टाइप भी क्लियर हो गया, लेटर टाइप भी क्लियर हो गया। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, यू आर सचिन बंसल, तुम्हारा नाम दे दिया गया, ठीक है, सेंडर्स नेम मिल गया तुमको। द हेड बॉय ऑफ स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा डेजिग्नेशन भी मिल गया, तुम क्या हो, तुम हेड बॉय हो। तुम्हारा एड्रेस भी मिल गया, स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल गुड़गांव। इसके बाद योर स्कूल इज होल्डिंग एन इंटर स्कूल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर 2025 मान लेते हैं। राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू SHBS बेदी द लेजेंडरी क्रिकेटर टू इनॉग्रेट द चैंपियनशिप ऑन 2 अक्टूबर 2025 at 10 AM at your school grounds। तुम्हें पता चल गया तुम्हें किसे इनवाइट करना है, तुम्हें इन्हें इनवाइट करना है। इवेंट कब से स्टार्ट है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक तुम्हारे इवेंट चलेगा। तुम्हें इन्हें इनवाइट कब करना है? तुम्हें 2 अक्टूबर को इन्हें इनवाइट करना है। टाइम भी दे दिया गया है, स्कूल के ग्राउंड में इनवाइट करना है, सब कुछ दे दिया गया है। सबसे पहले तुम सेंडर एड्रेस लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे। तुम्हारा एड्रेस कहाँ का? स्कूल का गिवन था तो यहाँ पे स्कूल का एड्रेस दे दिया गया है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ना लाइन नहीं छोड़ा गया है, लेकिन तुम्हें लाइन छोड़ना है। जैसे कि सेंडर एड्रेस के बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, हमेशा याद रखना, सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छूटेगा। उसके बाद डेट लिखाएगा, डेट लिखाने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है। डेट प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, तुम देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हें रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस में ना, यानी कि तुम जिसे भेज रहे हो ना उसके एड्रेस में सबसे पहले उनका नाम लिखा जाता है। जैसे तुम किसको भेज रहे हो? SHBS बेदी, तो इनका नाम सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद उनका एड्रेस लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर, देखो ऐसे तो ना ये पुराना फॉर्मेट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाता है, फिर सब्जेक्ट लिखाने के बाद सैल्यूटेशन देते हैं, यानी कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम वगैरह लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऊपर हो जाएगा और ये जो सर है ये नीचे आ जाएगा। बस सर मत लिखना, रिस्पेक्टेड सर लिखना ज्यादा बेटर लगता है और टीचर तुम्हारा मार्क्स भी ऐसे नहीं काटेगा। अब सीधा बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन लेटर टाइप का बॉडी, जैसा मैंने तुम्हें बताया था एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लिखा गया है। इनॉग्रेशन ऑफ क्रिकेट चैंपियनशिप, जिस लिए बुलाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है वो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनाकर लिख दिया गया, तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट कैसे हो रहा है? आवर स्कूल इज होल्डिंग एन इंटर स्कूल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर 2025
All the schools of the area are likely to participate. Your presence will act as an analyst and inspire us. You are requested to inaugurate the championship on 2nd October. डेट वगैरह टाइम वगैरह सब दे दिया है इन आर स्कूल ग्राउंड्स. काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय 30 सितंबर. यानी कि आप 2 अक्टूबर को आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ये आप कंफर्म कर दीजिएगा. अगर आप आ रहे हैं तो भी भेज दीजिएगा हमें, अगर आप नहीं आ रहे तो भी हमें बता दीजिएगा. अब बताया कैसे जाता है? बताया रिप्लाई के फॉर्म में जाता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, पहले ये देख लो. ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक लाइन छोड़ना है फिर से. इसके बाद तुम्हें लिखना है योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली. इससे पहले तुम थैंक यू भी लिख सकते हो. इसके बाद सचिन बंसल, तुम्हारा नाम क्वेश्चन में गिवन था, तुम्हारा डिजिग्नेशन भी क्वेश्चन में गिवन था, तुम हेड बॉय हो, तो वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है. देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये थोड़ा पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है. जैसे कि तुम देख सकते हो सर ऊपर लिखा गया है, सब्जेक्ट नीचे लिखा गया है, बल्कि होता उल्टा है. ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ चीजें अलग तुम्हें दिख रही होगी, बट डरने वाली कोई बात नहीं है. तुम चाहो ना तो सेम टू सेम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ये भी याद कर लोगे, चलेगा, हर क्वेश्चन के साथ चला जाएगा. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारे इनफॉर्मल इन्विटेशन को. इनफॉर्मल इन्विटेशन को कैसे लिखा जाता है? बिल्कुल फॉर्मल इन्विटेशन की तरह ही होता है, बस बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं. ठीक है, क्या क्या होता है? सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस देना होता है. तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, उस एड्रेस को यहाँ पे लिखना है. फिर डेट लिखना है प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में. यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है. इसके बाद तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे ना रिसीवर एड्रेस लिखने का कोई जरूरत नहीं है. इनफॉर्मल इन्विटेशन में रिसीवर एड्रेस नहीं लिखाता है. ठीक है, यहाँ पे तुम सीधा लिखना डियर. उसके बाद तुम जिनको भी भेज रहे हो तुम्हारे रिलेटिव का नाम या फिर रिलेशन में वो तुम्हारे जो भी लगते हैं वो यहाँ पे लिख देना. इसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट करना. और ये जो 3 लाइन है ना, इसे अपने दिमाग में घुसा लो. सेम लाइन लिखकर आना, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे. यू विल बी ग्लैड टू नो. इसके बाद इवेंट, जैसे कि बर्थडे हो रहा है, मैरिज हो रहा है, तुमने कार लिया, या फिर जो भी रीजन है जिस वजह से तुम उन्हें इन्वाइट कर रहे हो वो यहाँ पर लिख देना है. डू कम टू ज्वाइन द इवेंट एट वेन्यू. जहां पे तुम बुला रहे हो यहाँ पे उस वेन्यू, उस जगह का नाम लिख देना. उसके बाद ऑन डेट, जिस दिन तुम बुला रहे हो वो डेट यहाँ पर लिख देना. इसके बाद लिखना आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, नो रिग्रेट्स, नो एक्सक्यूज, नो गिफ्ट्स. ठीक है, ये ऐसे लिखने का फॉर्मेट होता है. ठीक है, ऑनेस्टली मैं बोलूं तो मेरे इवेंट में कोई बिना गिफ्ट का आ जाएगा तो मुझे तो बुरा लग जाएगा, बट कोई नहीं, ये लिखने का तरीका होता है, तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही लिखना है. इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है. उसके बाद तुम्हें लिखना है योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, या फिर योर्स सिंसियरली, तुम कुछ भी लिख सकते हो. योर्स लविंगली या फिर योर्स ट्रूली ज्यादा सूट करता है इनफॉर्मल इन्विटेशन में. इसके बाद तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा वो यहाँ पर लिख देना. बहुत सिंपल सा चीज है. बच्चे यही गलती करते हैं ना कि वो खुद का नाम लिख देते हैं या फिर खुद का एड्रेस लिख देते हैं. ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है. तुम्हारा नाम, एड्रेस, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है. इन केस अगर नहीं गिवन होता है तो वहां पे तुम सिर्फ XYZ लिख कर भी आ सकते हो. जैसे तुम्हारा नाम अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो तुम क्या करोगे, सिर्फ XYZ लिख देना, वहां पे बात खत्म. अपना खुद का नाम गलती से भी मत लिखना. इनफॉर्मल इन्विटेशन भी खत्म होता है. इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये है इनफॉर्मल इन्विटेशन का एग्जाम्पल क्वेश्चन. क्वेश्चन है तुम्हारा यू आर लेना सेन. ठीक है, लीना सेन, सॉरी, नॉट लेना सेन, लीना सेन. The wedding of your elder sister Reena Sen is going to be held on 15th May 2025 मान लेते हैं at Hotel Lake View, Udaipur. Write out an informal invitation to your friend Veeni requesting her to attend the function. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तुम्हारा नाम है लीना सेन, तुम्हारी बड़ी बहन है जिसका नाम है रीना सेन, उनका शादी होने वाला है, उनका मैरिज होने वाला है. किस दिन होने वाला है, यहाँ पे डेट वगैरह दिया गया है, वेन्यू भी दे दिया गया है, होटल लेक व्यू उदयपुर. ठीक है, तुम्हें किसे इनवाइट करना है? तुम्हें विनी को इनवाइट करना है, ये तुम्हारी दोस्त है. बहुत सिंपल है. अब तुम इसे इनवाइट कैसे करोगे? बेसिक फॉर्मेट है. सेंडर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस तुम्हें लिखना है. इसके बाद एक लाइन छोड़ना है, सॉरी यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है. इसके बाद तुम्हें डेट लिखना है. इसके बाद फिर से तुम्हें एक लाइन छोड़ना है. इसके बाद तुम्हें क्या रिसीवर एड्रेस लिखना है? नहीं, इनफॉर्मल इन्विटेशन में रिसीवर एड्रेस नहीं लिखाता है. सीधा तुम लिखोगे डियर विनी, उसका नाम लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर डायरेक्टली तुमने स्टार्ट कर लिया. तुम डायरेक्टली फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो. लास्ट में तुम्हें लिखना है योर सिंसियरली और अपना नाम जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कि यहाँ पे लीना गिवन है. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैं हट जाता हूँ. अब हम आगे देखते हैं. अब देखो यहाँ पे ना एक समझने वाली चीज है, इसे ध्यान से समझना. ठीक है, देखो तुमने किसी को भी इनविटेशन भेजा तो वहां से रिप्लाई भी तो आएगा ना. वो आइदर एक्सेप्ट करेगा, आइदर रिजेक्ट करेगा. तो उसका भी तो कोई फॉर्मेट होना चाहिए. अगर तुमने किसी को फॉर्मल इनविटेशन भेजा है और वो वहां से रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो या तो एक्सेप्ट करेगा तुम्हारे इनविटेशन को या तो रिजेक्ट करेगा. तो इन दोनों का फॉर्मेट हम सीखेंगे. साथ ही साथ अगर तुमने किसी को इनफॉर्मल इनविटेशन भेजा है और उधर से रिप्लाई आ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो उसका भी अलग अलग फॉर्मेट होता है. ठीक है, तो सब फॉर्मेट को देख लेते हैं. बहुत आसान होता है यार, छोटा छोटा होता है.
देखो एक चीज याद रखना, इनविटेशन का जो रिप्लाई होगा वो हमेशा बॉक्स में ही रहेगा, ठीक है। इन सब चीजों को हमेशा बॉक्स में डाल लेना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर तुम्हें किसी का फॉर्मल इनविटेशन आया है और उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। बहुत सिंपल है, बस इतना ही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, सिंपल। तुम्हें तुम्हारे पास किसी का इन्विटेशन आया, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है, क्या लिखोगे, माई नेम इन द क्वेश्चन। तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा वो यहाँ पे लिख देना। मान लेते हैं तुम्हारा नाम गिवन है मिस्टर एंड मिसेस राज, तो यहाँ पे लिख देना मिस्टर एंड मिसेस राज, ठीक है। हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन, इसके बाद नेम ऑफ द होस्ट, जिसने तुम्हें इन्विटेशन भेजा है, ठीक है, जो पर्सन तुम्हें इन्विटेशन भेज रहा है, होस्ट जो है ना, उसका नाम यहाँ पे लिख देना। उसके बाद लिखना टू अटेंड इवेंट, जिस इवेंट के लिए तुम्हें बुलाया गया है, शादी, बर्थडे पार्टी, मैरिज, एनिवर्सरी, जो भी रीजन है वो यहाँ पे लिख देना। एट वेन्यू, जिस जगह पे तुम जाने वाले हो उस जगह का नाम यहाँ पे लिख देना। ऑन डेट, जिस डेट को तुम जाने वाले हो वो यहाँ पे लिख देना। उसके बाद तुम यहाँ पर एक लाइन छोड़ सकते हो, उसके बाद लिखना थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। सिंपल, यही फॉर्मेट है, बस ये हो गया। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, एक बॉक्स बना देना है और तुम्हारा फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कंप्लीट होता है। 4 नंबर मिल जाएंगे इतना 4 लाइन लिखने में, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब अगर तुम्हें रिजेक्ट करना है तो उस केस में तुम क्या लिखोगे, आगे एग्जांपल दिखा रहा हूं यार, डरो मत, दोनों के एग्जांपल दिखाऊंगा, एक्सेप्ट का भी रिजेक्ट का भी। पहले देख तो लो कि लिखना क्या पे है। यहाँ पे तुम्हें लिखना है माई नेम इन द क्वेश्चन, तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। अब तुम रिजेक्ट कर रहे हो, यानी कि तुम इन्विटेशन को मना कर रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो लिखना थैंक्स, पहले तुम थैंक करोगे ना, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोलोगे नहीं मुझे नहीं आना, मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसे तो नहीं बोलोगे। तुम यहाँ पे लिखोगे थैंक्स, नेम ऑफ द होस्ट, जिसने तुम्हें इन्विटेशन भेजा उसका नाम यहाँ पे, फॉर द काइंड इन्विटेशन बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी ड्यू टू द रीजन, यानी कि तुम यहाँ पे लिखोगे कि मैं नहीं आ सकता, तो क्यों नहीं आ सकता, तुम प्रॉपर्ली रीजन जस्टिफाई करोगे ना। इतने प्यार से किसी ने तुम्हें इनविटेशन भेजा और तुम नहीं जा रहे हो तो रीजन तो दोगे ही। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं होता, तुम्हें इनविटेशन आया तो मैं नहीं जाना, नहीं गए, ठीक है, ऐसा होता है। बट बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता, तुम्हें नहीं जाना तो पहले बताना होगा कि नहीं जा रहा हूं मैं, तो वो ऐसा फॉर्मेट होता है। प्लीज कन्वे द बेस्ट विशेस टू, इसके बाद जिसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है, मान लो किसी का शादी है तो उस आदमी का नाम यहाँ पे, मान लो किसी का बर्थडे है तो उस आदमी का नाम यहाँ पे लिखना है। और इस तरह से तुम्हारा इसका भी फॉर्मेट खत्म होता है। बहुत सिंपल फॉर्मेट है यार, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 4 लाइन में तुम्हें 4 नंबर मिल रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। ये है फॉर्मल इन्विटेशन का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है। एक्सेप्टेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, तुम लोग देख सकते हो, मैं समझाने गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। उसी तरह से रिजेक्शन वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर है, तुम लोग देख सकते हो, क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर देख लो। अब हम देखते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन को जब तुम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करोगे तो उस केस में क्या फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले इनफॉर्मल इन्विटेशन के एक्सेप्टेंस को देखते हैं, ठीक है। जब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तब तुम कैसे रिप्लाई करोगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है, ठीक है। सेम चीज तुम्हें इनफॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई के लिए करने की जरूरत नहीं है, बट इसके लिए तुम्हें करना है, ठीक है। जब भी तुम इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई करोगे तो वो लेटर की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। बॉक्स बनाना कंपलसरी है, बॉक्स बना लेना। सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है, एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें लिखना है डियर। इसके बाद होस्ट का नाम, जिसने तुम्हें इनवाइट किया गया है, जिसने तुम्हें इनवाइट किया है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर ये सारी चीजों को लिखना स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़कर डेट, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर डियर, उसके बाद होस्ट का नाम, उसके बाद एक लाइन फिर छोड़कर ये सेम चीज जब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या लिखना है, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर इवेंट, जिस भी इवेंट के लिए तुम्हें इन्वाइट किया गया है उस इवेंट का यहाँ पे नाम, टू बी हेल्ड ऑन, जिस दिन हेल्ड होने वाला है, जिस दिन इवेंट होने वाला है उस दिन का डेट, एट टाइम, एट वेन्यू, जिस जगह पर होने वाला है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट रीजन, तुम बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि किसी का शादी हो रहा है, चाहे किसी का बर्थडे है, ठीक है, उस चीज के लिए तुम बहुत ज्यादा खुश हो, तुम अपना खुशी दर्शाओगे यहाँ पर। आई वुड कंफर्म माई प्रेजेंस, यहाँ पे तुम लिखोगे कि मैं जरूर आऊंगा, इनका शादी है मैं कैसे ना आऊं, इनका बर्थडे है मैं कैसे ना आऊं, उस तरह से ही बोला जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद लास्ट में ना एंडिंग एट इनफॉर्मल टोन, यानी कि तुम खुद से कुछ कुछ लाइंस ऐड कर सकते हो, बहुत ही इनफॉर्मल वे में तुम एंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एकदम फॉर्मल टोन ही होना चाहिए, तुम कुछ कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी लिख सकते हो, जैसे कि बहुत टाइम हो गया मिले हुए, मिलके बहुत अच्छा लगेगा, वगैरह वगैरह लाइंस भी तुम यहाँ पर जोड़ सकती हो, ठीक है। ये तो हो गया एक्सेप्टेंस वाला। जब तुम इनफॉर्मल इन्विटेशन को रिजेक्ट करोगे तब तुम क्या लिखोगे वो देखते हैं। ऐसे देखो, इंडिया में अगर तुम इनफॉर्मल इन्विटेशन को रिजेक्ट भी करते हो तो किसी को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तुम्हारे घर पे भी कितना बार कार्ड वगैरह आया होगा, कितने सारे लोगों ने तुम्हें बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया होगा, और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि तुम नहीं गए होगे, तो तुमने क्या ऐसे प्रॉपरली फॉर्मेट लिखकर भेजा था उनको कि नहीं मैं नहीं आ सकता। इसलिए इंडिया में ना इसका कोई यूज वगैरह है नहीं, लेकिन फॉरेन में है। कई सारे फॉरेन देश में ना लोग बुरा मान जाएंगे अगर उन्होंने इन्वाइट किया हो तुम नहीं गए तो, ठीक है। तो तुम्हें प्रॉपरली ऐसे फॉर्मेट में लिखकर भेजना होता है।
चलो पढ़ लेते हैं फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले तो तुम्हें पता है, सबसे पहले तुमने लिखना है सेंडर एड्रेस, इसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर डियर, इसके बाद होस्ट का नाम जिसने तुम्हें इनवाइट किया था, ठीक है। हैंड राइटिंग इग्नोर करना बहुत ज्यादा बुरा है, फिर एक लाइन छोड़कर ये सब लिखना स्टार्ट करना है। रिजेक्ट कर रहे हो तो तुम क्या लिखोगे, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर दिस इवेंट, आई वुड लव टू ज्वाइन बट मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पे प्रॉपर रीजन देना, फलना ठिकाना रीजन एकदम घींच ताज के बड़ा कर देना 3-4 लाइन में। इसके बाद लिखना कन्वे माय बेस्ट विशेस। ऑब्वियसली तुम नहीं आ रहे हो फिर भी तो बोलोगे ना कि मेरा विशेस आपके साथ है, आई मीन जिसकी वजह से भी इवेंट किया जा रहा है उन लोगों के साथ तुम्हारा विशेस है, बेस्ट विशेस है। ऐसे करके तुम एंड करोगे। तुम कुछ एक दो लाइंस और खुद से ऐड कर सकते हो। इनफॉर्मल इन्विटेशन में यही अच्छी बात है कि तुम खुद से भी अपने वर्ड्स में से, अपने मन से भी कुछ कुछ चीजें ऐड कर दोगे तो तुम्हारा कोई भी नंबर नहीं काटेगा। लेकिन अगर तुम सेम चीज फॉर्मल इन्विटेशन के साथ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कैसे होता है और इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कैसे होता है। बहुत सिंपल था। चलो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये है इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई, एक्सेप्टेंस वाला। कुछ नहीं करना है, सेंडर एड्रेस डेट, इसके बाद डियर रुचि जो भी तुम्हारी होस्ट थी, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर जो भी चीज मैंने तुम्हें बताया वो तुम लिख सकते हो और इस तरह से तुम खत्म कर सकते हो। लास्ट में ना अपना नाम तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे फिर हो गया ये तुम्हारा इनफॉर्मल इनविटेशन रिजेक्शन वाला, तुम नहीं जा सकते हो, उसका ये फॉर्मेट है। सेम वही सेंडर एड्रेस डेट रिसीवर एड्रेस, वही फॉर्मेट जो मैंने तुम्हें बताया था। लास्ट में ऐसे करके एंड किया है योर्स सिंसियरली और अपना नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब ऑब्वियस सी बात है तुम लेटर फॉर्मेट में लिख रहे हो तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी हो जाता है। एंडिंग में योर्स ट्रूली योर्स लविंगली करके अपना नाम लिख देना, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे करके तुम एंड कर सकते हो। कॉमन लाइंस मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। सेम चीज तुम्हें ऐसे लेटर फॉर्मेट फॉर्मल इन्विटेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, बट इनफॉर्मल इन्विटेशन में जरूरत पड़ती है। आई होप से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, और 12 के बाद मुझे छोड़कर जा ही रहे हो तो मुझे मेरे सेकंड चैनल में फॉलो कर लो, वहां पे व्लॉग्स और अलग अलग कंटेंट आने वाला है तुम्हारे एग्जामिनेशन के बाद। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि जॉब एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है और कैसे तुम पूरे 5 में 5 नंबर ला सकते हो। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड होते होते तुम जॉब एप्लीकेशन को अच्छे से समझ जाओगे एंड अपने एग्जामिनेशन में इजीली 5 में 5 नंबर लेकर आओगे। अब देखो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि भैया जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू लेटर में कोई एक ही क्वेश्चन आता है तो हम दोनों में से एक ही पढ़कर जाते हैं। हम लेटर टू लेटर पढ़ लेते हैं ना, वो तो ज्यादा छोटा होता है, ज्यादा आसान होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। इसलिए मत करना क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि जो लिटरेचर के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट आ जाते हैं। आई मीन डिफिकल्ट वर्ड्स का उनमें यूज कर दिया जाता है एंड उन वर्ड्स के मीनिंग तुम्हें पता नहीं होते हैं। तो जब तुम्हें वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता है तो तुम लिटरेचर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे। अब कोई ऐसे अजीबोगरीब प्रॉब्लम के बारे में बोला गया है जिसके बारे में तुम्हें खुद नहीं पता है तो तुम एडिटर को क्या बोलोगे। तो वैसे ही डरावने केस के लिए तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जॉब एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। वैसे देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये लेटर टू लेटर वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि इसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर तुम बस इस फॉर्मेट को याद कर लेते हो और ये सब लाइंस को याद कर लेते हो ना कि इंट्रोडक्शन में तुम्हें ये लाइन लिखना है, बॉडी में ये लाइन लिखना है, कंक्लूजन में ये लाइन लिखना है, तो तुम इजिली पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, तुम्हारा एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब सबसे पहले ये बताओ कि जॉब एप्लीकेशन होता क्या है। तो देखो, बहुत ऑब्वियस चीज है, तुमने कहीं न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखा है कि जॉब वैकेंसी है और तुम्हें अप्लाई करना है। तो तुम अप्लाई कैसे करोगे, एक एप्लीकेशन लिखोगे। तो उसी एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, उसी एप्लीकेशन को हम जॉब एप्लीकेशन बोलते हैं। तो अब एप्लीकेशन के अंदर होता क्या है, एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। जॉब एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले होता है फॉर्मल लेटर। तुम्हें एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है और इसके बाद एक बायोडाटा अटैच करना होता है। क्या करना होता है, एक बायोडाटा अटैच करना होता है। बेसिकली एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है और एक बायोडाटा अटैच करना होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बायोडाटा में क्या लिखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लो। जॉब एप्लीकेशन पूरे 5 मार्क्स का आता है, जिसमें 1 मार्क्स क्या होते हैं, 1 मार्क्स होता है तुम्हारा फॉर्मेट का। ठीक है, 1 मार्क्स होता है तुम्हारा फॉर्मेट का। इसी चीज का तुम्हारा 1 मार्क्स होता है कि किस ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, बहुत बेसिक सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है। इसके बाद 2 नंबर होते हैं कंटेंट का, यानी कि तुम बॉडी के अंदर क्या लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिख रहे हो, कंक्लूजन के अंदर क्या लिख रहे हो, प्रॉपर्ली एड्रेस दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो, ये सब कंटेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, कि तुम क्या लिख रहे हो अंदर में, तो उसके तुम्हें 2 नंबर मिलते हैं। बचा हुआ 2 नंबर किसका होता है, बचा हुआ 2 नंबर होता है एक्यूरेसी का और एक्सप्रेशन का। एक्यूरेसी या स्पेलिंग एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें एक्यूरेसी का नंबर मिल जाएगा।
और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि तुम प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो, अच्छे अच्छे फ्रेजेस का यूज कर रहे हो, तो उस केस में भी तुम्हें प्रॉपरली इसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से तुम्हारा डिवाइडेड होता है 5 नंबर जॉब एप्लीकेशन का। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। 1 मार्क्स फॉर्मेट का, 2 मार्क्स कंटेंट का, और फिर जो बचे हुए 2 मार्क्स है वो किसके, एक्यूरेसी के और एक्सप्रेशन के। बहुत सिंपल है। अब हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि तुम्हें कैसे जॉब एप्लीकेशन को लिखना है। सबसे पहले हम लोग जॉब एप्लीकेशन की फॉर्मल लेटर राइटिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी कि तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। मेरे बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, अपना घर का एड्रेस गलती से भी यहां पर लिखकर मत आ जाना। तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा उसी चीज को यहां पर लिखना है। भैया अगर हमारा एड्रेस क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में तुम एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा एड्रेस गिवन होता है। ठीक है, सेंडर एड्रेस लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है, एक लाइन का गैप छोड़ना है। उसके बाद तुम्हें डेट लिखना है। अब डेट कैसे लिखना है, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बोले ऐसे डेट लिखते हैं 11/2/2025। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है इसके पूरे नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये गलत फॉर्मेट है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है सर? ऐसे लिखा जाता है। देखो, अगर तुम्हें लिखना है 11 मार्च, ठीक है, तो तुम ऐसे लिखोगे 11 मार्च 2025। प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखोगे। तुम कैसे लिखोगे? प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखोगे। डेट को ऐसे लिखना है, कभी भी ऐसे स्लैश देकर हाफ वे में डेट को नहीं लिखना है। डेट को प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। बेसिक सा चीज था, आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन, डेट के बाद फिर एक लाइन। इसके बाद तुम्हें लिखना है रिसीवर डेजिग्नेशन, यानी कि तुम जिसे एप्लीकेशन भेज रहे हो ना उसको कोई डेजिग्नेशन तो होगा। हो सकता है तुम मैनेजर को एप्लीकेशन भेज रहे होगे, हो सकता है तुम डायरेक्टर को एप्लीकेशन भेज रहे होगे, हो सकता है तुम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन भेज रहे होगे। तो जो भी इसका डेजिग्नेशन होगा ना वो यहाँ पर लिख देना, तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। टेंशन मत लो, तुम्हारे क्वेश्चन में उसका डेजिग्नेशन गिवन होगा। ठीक है, इसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखना है। ये भी तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि तुम जहां पर एप्लीकेशन भेज रहे हो वहां का एड्रेस क्या है, वो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, रिसीवर डेजिग्नेशन और रिसीवर एड्रेस के बीच में गैप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है, ये दोनों साथ में लिखा था। ठीक है, सेंडर एड्रेस, उसके बाद एक लाइन का गैप, डेट, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप, उसके बाद रिसीवर डेजिग्नेशन और एड्रेस को साथ में लिखना है, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप देना है। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, उसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में तुम क्या लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऑब्वियसली तुम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे ना, तुमने जॉब वैकेंसी देखा, तुम अप्लाई कर रहे हो, तो सब्जेक्ट में ये लिखोगे ना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पे तुम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लेते हैं तुम मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे पोस्ट लिख दोगे। सिंपल सा बात है। सब्जेक्ट के बाद तुम्हें फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में तुम क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। बहुत सिंपल सा चीज है, इस चीज को लिखकर आ जाना। अगर तुम्हें स्पेसिफिक जेंडर पता है कि तुम सामने वाले को भेज रहे हो वो मेल है या फिर फीमेल है, मान लेते हैं मेल है तो तुम लिख देना रिस्पेक्टेड सर। अगर फीमेल होती है तो लिख देना रिस्पेक्टेड मैडम। अगर तुम्हें जेंडर नहीं पता है तो सिंपल लिखना रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। सिंपल सी बात है, आई होप सो क्लियर होगा। सैल्यूटेशन के बाद फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद तुम्हें डायरेक्टली लेटर को लिखना, जॉब एप्लीकेशन को लिखना स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल था। टेंशन मत लो, जिन्हें डर लग रहा है मैं बता देता हूं कि आगे एग्जांपल भी है, एग्जांपल भी करवाऊंगा, पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा। सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो मेरे, वहां पे तुम्हें ये सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो जॉब एप्लीकेशन के इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या लिखना है, ध्यान से देखना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। मैं कहता हूं कि मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, ये जो यहाँ पे गिवन है साथ साथ लिखते जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठो। राइटिंग सेक्शन देखने वाली चीज नहीं होती है बच्चों, मैं बता दे रहा हूं, राइटिंग सेक्शन देखने वाली चीज नहीं है। और ना ही अगर तुम सोच रहे हो मैं पीडीएफ देख के समझ जाऊंगा तो ऐसा गलती हो जाएगा। अगर तुम बस पीडीएफ देख के चले जाओगे एग्जाम में, सब कुछ याद नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक बार बस हाथ से लिखकर तो देखो, एक बार लिखकर देखो, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट में, एक बार यकीन करो मुझ पर, सब कुछ याद हो जाएगा, लिखकर देखो। इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट करना है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डैश। ठीक है, यहाँ पे तुम मैगजीन या न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे जहां से तुमने जॉब वैकेंसी के लिए देखा था। ठीक है, डेटेड ऑन, तुमने किस दिन देखा था जॉब वैकेंसी के लिए, वो डेट यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो डेट होगा ना वो हमेशा इस डेट से पहले वाला डेट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, तुमने पहले ही देखा होगा तभी तो तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो ना, ध्यान रखना। ठीक है, सपोज यहाँ पे तुम अगर 11 मार्च लिख रहे हो तो यहाँ पे 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 10 मार्च, कुछ भी लिख सकते हो, बस 11 मार्च मत लिख देना। बहुत सिंपल है। आगे देखो क्या होता है, आगे तुम्हें लिखना है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। यहाँ पे तुम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे लिख देना। इन योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपके रेप्यूटेड स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। इसके बाद बॉडी में क्या लिखना है, आई एम अ डैश। यहाँ पे तुम लिख सकते हो मैं ग्रेजुएट हूँ, तुम्हारा जो भी डिग्री है ना वो यहाँ पे लिख सकते हो, विद डैश ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और मेरे पास इतना साल का एक्सपीरियंस है। सपोज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम लिख सकते हो आई हैव नो एक्सपीरियंस, लेकिन यूजुअली यहाँ पे तुम्हें एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है। तो तुम कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 5 इयर्स एक्सपीरियंस, तुम कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 5 इयर्स एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। इन डैश
तुम्हारा एक्सपीरियंस किस फील्ड में है वो चीज यहां पर लिखना है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस इन डैश, मेरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, किस फील्ड में है उस फील्ड को यहां पर लिख देना, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई हैव स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू बी अ वैल्यूएबल एसेट इन योर कंपनी। और ये सेम चीज तुम्हें कॉपी करना है, इस चीज को याद कर लो, रट लो, जो करना है तुम कर लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर कंक्लूजन में तुम क्या लिखोगे? कंक्लूजन बहुत सिंपल है, तुम्हें कंक्लूजन में लिखना है आई हैव अटैच्ड माय बायोडाटा एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर योर काइंड परस्यूअर। यानी कि तुम कंक्लूजन में लिखोगे कि मैंने आगे प्रॉपर्ली बायोडाटा को भी अटैच करा है, आप उसे भी ध्यान से देख लें, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ पे देखो तुम बॉडी में खुद से कुछ लाइंस ऐड कर सकते हो, तुम इंट्रोडक्शन में भी खुद से एक दो लाइन ऐड कर सकते हो, तुम कंक्लूजन में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये दो लाइन इनफ होते हैं, ठीक है। बस तुम इतना लिख देते हो, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। कंक्लूजन के बाद तुम्हें क्या करना है, फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद थैंक यू लिखना है, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद तुम लिख सकते हो योर सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली, तुम्हें जो मन वो लिख सकते हो। उसके बाद अपना नाम, अपना कौन सा नाम लिखोगे? खुद का नाम गलती से भी मत लिख देना, तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन रहता है ना, यू आर राहुल स्लैश जो भी रूपनी, यू आर आयुष स्लैश आयुषी, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में नाम गिवन होगा उस नाम को यहाँ पे लिखना है। अगर तुम मेल हो तो मेल वाला नाम चूज करना, अगर तुम फीमेल हो तो फीमेल वाला नाम चूज कर लेना क्वेश्चन से। बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था। आई होप से समझ में आ गया होगा कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि बायोडाटा को कैसे लिखते हैं, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। बायोडाटा में आगे बढ़ते हैं। देखो बायोडाटा में सबसे पहले तुम्हें अपना नाम लिखना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसके बाद तुम अपने फादर्स नेम लिखना है, फादर्स नेम जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आई नो। तो इस केस में तुम क्या करोगे, कुछ भी बना के लिख देना, ठीक है। सपोज तुम्हारा कोई भी नाम है राहुल, तो अपने फादर का नाम लिख देना, दीपांशु, कुछ भी लिख देना यार, इतने सारे नेम्स है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें आगे अपना एज लिखना है, कुछ भी बनाकर लिख देना। एड्रेस लिखना है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारा 18 साल से कम हो रहा है, अभी तुम 12th में हो तो तुम 17-18 साल के बीच में होगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तुम एज 17 साल तो नहीं लिख सकते, तुम्हें कोई भी जॉब में नहीं रखेगा, ऑब्वियसली बात है, टीनेजर को कोई जॉब में नहीं रखता है। इसके बाद एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन होता है, तुम्हें पता है सेंटर एड्रेस गिवन होता है। हॉबीज तुम्हारा क्या क्या हॉबी है, अब ध्यान दो यहाँ पे जो तुम हॉबीज लिखोगे ना, वो पोस्ट से मैच करता जुलता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पोस्ट कुछ और ही है, तुम हॉबीज कुछ और ही लिख रहे हो। तुम पोस्ट में तो मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन तुम हॉबीज में लिख रहे हो डांसिंग सिंगिंग, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करोगे ना। इसके बाद लैंग्वेज नोन, तुम्हें कौन कौन सा भाषा आता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, जो भी भाषा आता है वो तुम यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद नेशनलिटी, तुम किस नेशन से बिलोंग करते हो, सपोज इंडिया तो इंडिया यहाँ पे लिख दोगे। मैरिटल स्टेटस यानी कि तुम्हारा शादी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मैरिड हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो, जो भी, वो यहाँ पे लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे तुम कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या लिख सकते हो, या तो तुम मेल आईडी दे सकते हो, ठीक है, या तो तुम एक फोन नंबर दे सकते हो। फोन नंबर तुम्हें प्रॉपर फोन नंबर नहीं देना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तुम क्या लिख देना, ऐसे लिख देना 993415 और फिर ऐसे 3 क्रॉस बना देना लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से तुम फोन नंबर दे सकते हो। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम 10th कहाँ से पास की हो, कौन से बोर्ड से पास की हो, कितने डिवीजन में पास की हो, कितना परसेंटेज आया था, वो सारी चीजें लिखनी है। फिर तुम 12th कैसे पास की हो, कहाँ से पास की हो, सीबीएसई बोर्ड से सपोज पास की हो तो कितना डिवीजन आया, वो चीज यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा तुम अगर तुम ग्रेजुएट हो तो तुम कहाँ से ग्रेजुएशन की हो, वो सब चीजें भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी मेंशन करना है, यानी कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, तुमने कोई प्रोफेशनल डिग्री लिया है। सपोज अगर तुम डॉक्टर के असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास डॉक्टर का एमबीबीएस का डिग्री तो होना चाहिए ना, तो वो सारी चीजें तुम यहाँ पे लिख सकते हो। एक्स्ट्रा स्किल्स, यानी कि तुम्हारे पास कुछ अलग स्किल्स भी है क्या, जैसे क्या तुम्हें मेडिकल इक्विपमेंट को चलाना आता है, क्या तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में पता है, ये सारी चीजें अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है तो वो चीज तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक्सपीरियंस, इससे पहले अगर तुम कहीं पे काम किए हो तो कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सब चीज खुद से बनाकर लिखना है, ये ज्यादा झमेले वाली चीज नहीं है, बेसिक चीज है, इसको याद कर लेना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर 15 चीजें तो तुम एग्जाम में 15 चीजें ही मेंशन करनी है, अगर तुम 12 चीजें भी मेंशन करोगे तब भी चलेगा, 11 चीजें मेंशन करोगे तब भी चलेगा। ऐसा नहीं कि बस 5-6 चीजें मेंशन कर दोगे तो चल जाएगा, नहीं, तब नहीं चलेगा। कम से कम 10-12 चीजें तो मेंशन करनी ही करनी है, 10 से कम चीजें मेंशन करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है, तुम कितने सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। एज पर द नॉर्म्स लिख देना बेस्ट होता है, ठीक है, ये चीज अगर तुम लिख के आ जाओगे तो हर जगह चल जाता है। इसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर तुम पिछले वाले कंपनी में काम किए हो ना, तो पिछले वाले कंपनी से किसी इंसान का नंबर दो या नाम दो। यूजुअली क्या होता है ना, कंपनी में ना लोग कॉल करके पूछते हैं, इनसे कॉल करके पूछते हैं कि इनका पहले काम कैसा था, क्या ये सच में जो बोल रहे हैं वो है, क्या ये 3 साल का अगर एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो सच में क्या इनका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीजें पूछने के लिए यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है। तो बेसिक सा चीज है,
ये तुम याद कर सकते हो, इसमें से तुम्हें बस 10-12 चीज तो पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर पता होगी तो तुम इजिली बायोडाटा लिख पाओगे। इसी तरह से तुम्हें एक फॉर्मल लेटर लिखना है और बायोडाटा लिखना है। फॉर्मल लेटर तुमने देख लिया, सिंपल लेटर है, तुम्हें ये लेटर पता होना चाहिए, इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है ये पता होना चाहिए, बॉडी में क्या लिखना है ये पता होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या लिखना है ये पता होना चाहिए। इसके बाद बेसिक फॉर्मेट पता चल गया, तुम्हें बायोडाटा में कोई भी 10-12 चीजें याद कर लो, बात खत्म। और कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये तुम छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। नेम ये नहीं छोड़ सकते हो, हॉबीज, लैंग्वेज, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्वियस सी बात है। और कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को मत छोड़ना, ठीक है। एक्स्ट्रा स्किल्स ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। अब हम लोग ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है। तुम्हारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द गांधी फाउंडेशन इज रिक्रूटिंग ग्रेजुएट फॉर एन इंटेंसिव लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन विलेज अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग द समर। अंजना स्लैश बेंजी, अगर तुम लड़का हो तो अंजना चूज करना, अगर तुम लड़की हो तो बेंजी चूज करोगे। ऑफ कौन सा एरिया, 21 रत्नापुर विलेज बिलासपुर। ये तुम्हारा सेंडर एड्रेस हो गया, तुम्हारा एड्रेस हो गया, ठीक है। तुम्हारा नाम भी पता चल गया, तुम्हारा एड्रेस भी पता चल गया, तुम किसको लेटर लिख रहे हो, जॉब एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो, द गांधी फाउंडेशन को लिख रहे हो, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या है कि तुम ग्रेजुएट होने चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ और लिखा गया है और तुम आंसर में, यानी कि तुम जब जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो तब कुछ और ही लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, यानी कि तुम इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो राइट द एप्लीकेशन लेटर एप्लीकेशन इन 120 to 150 वर्ड्स टू द फाउंडेशन इंक्लूडिंग अ बायोडाटा। कुछ नहीं करना है, तुम्हें जॉब एप्लीकेशन लिखना है, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल, हम लोग देख लेते हैं जॉब एप्लीकेशन को। सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है तुम्हें? सेंडर एड्रेस लिखना है। पेन सेलेक्ट करने दो। हाँ, ये हो गया तुम्हारा सेंडर एड्रेस। इसके बाद एक लाइन छोड़ा गया है, उसके बाद डेट लिखा गया है। डेट कैसे लिखना है? पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। मार्च 11 2025 पूरे एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा गया है, सिंपल सा। इसके बाद टू, ठीक है, तुम किसको लिख रहे हो? द गांधी फाउंडेशन को लिख रहे हो, ठीक है। पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर जो भी इनका पोस्ट है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? द गांधी फाउंडेशन। इनका एड्रेस क्या था? न्यू दिल्ली। अब देखो, जब भी तुमने रिसीवर का डिजिग्नेशन लिखोगे तो उसके नीचे जो तुम एड्रेस लिखोगे ना, उसको फुल एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखने का जरूरत नहीं है। बस वो जिस सिटी से है वो चीज लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे बस न्यू दिल्ली लिखा गया है, बस काम खत्म, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है। इसके बाद तुम्हें फिर एक लाइन छोड़ना है और सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में तुम क्या लिखोगे? एप्लीकेशन फॉर, किस चीज के लिए तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो? लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, तुम इसके लिए अप्लाई कर रहे हो ना, सिंपल सी बात है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में तुम क्या लिखोगे? रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। तुम्हें नहीं पता है कि तुम जिसको भेज रहे हो वो फीमेल है या मेल है, तो इसलिए यहाँ पे तुम सर मैडम दोनों लिखोगे। रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम परफेक्ट होता है। इसके अलावा तुम्हें कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं बस सर स्लैश मैडम भी लिख देना, वो भी सही होता है, बट सबसे परफेक्ट यही होता है कि तुम रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम लिखो। इसके बाद इंट्रोडक्शन, जैसा मैंने तुम्हें बताया था ना पीछे, सेम उसी वे में इंट्रोडक्शन को लिखा गया है। तो मैं बता देता हूं, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द नेशनल डेलीज डेटेड दिस। अब देखो, तुम्हारे क्वेश्चन में ना कहीं पे भी नेशनल डेलीज मेंशन नहीं था। ये मेंशन नहीं था कि तुमने किस न्यूज़पेपर या फिर किस मैगजीन में देखा है। ये तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाकर ना खुद से लिखना है। तुम यहाँ पे द हिंदू भी लिख सकते थे, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या लिख सकते थे? द हिंदू भी लिख सकते थे। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते थे, या फिर तुम कोई भी मैगजीन का नाम लिख सकते थे जो तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेशनल डेलीज ही लिखना है। तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था, यहाँ पे इस बच्चे ने इसको दिमाग में जो आया वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, इसने जो डेट मेंशन करा है ना, ध्यान देना, वो इससे पहले का डेट है। गलती से भी इसके आगे का डेट मत लिख देना, या फिर सेम डेट मत लिख देना, इससे पहले का डेट लिखना, ठीक है। बेसिक सा चीज है, इतना तो पता ही होना चाहिए। आई विश टू अप्लाई फॉर द लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई अंडरस्टैंड दैट द प्रोग्राम विल बी हेल्ड इन विलेज अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग द समर, ठीक है। बेसिक है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद तुम्हारा बॉडी वाला पार्ट आता है। सेम जिस फॉर्मेट मैंने तुम्हें पीछे बताया था उसी फॉर्मेट में बॉडी भी लिखा गया है। आई एम अ ग्रेजुएट विद अ कीन इंटरेस्ट इन लीडरशिप एंड सोशल सर्विस। देखो, सबसे पहले बोल दिया गया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट है, तो तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा कि तुम ग्रेजुएट हो, ठीक है। आई हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. I am confident that I have the dedication and ability to contribute meaningful to this program. ठीक है, बहुत सिंपल है।
जैसा तुम्हारा बॉडी मैंने तुम्हें बताया था उसी फॉर्मेट में चिपका दिया गया है, कुछ भी अलग नहीं किया गया है। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखते हो, यही ना कि मैंने बायोडाटा अटैच कर दिया, बेसिक सा चीज है, ठीक है। आई हैव अटैच्ड माय बायोडाटा एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माय टेस्टिमोनियल्स फॉर योर काइंड पर्सुअल। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसके बाद क्या, जैसे ही तुम्हारा आउटरो खत्म होता है, सॉरी कंक्लूजन खत्म होता है, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ना और थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है योर्स फेथफुली। तुम्हारा नाम क्या था, नाम क्या था, अगर तुम लड़के हो तो अंजुना, अगर तुम लड़की हो तो बेंजी, ठीक है। तो अगर तुम लड़के हो तो अंजुना, अगर तुम लड़की हो तो बेंजी। हाँ, तो तुम लड़के हो, जैसे मैं तो लड़का हूं तो यहाँ पे अंजुना लिख दिया हूं, अगर तुम लड़की हो तो यहाँ पे बेंजी लिख देना। बहुत सिंपल है, फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि बायोडाटा में क्या लिखा गया। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले नाम लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मैं लड़का हूं तो यहाँ पे मैंने अंजुना लिख दिया, अगर तुम लड़की हो तो यहाँ पे बेंजी लिख देते। इसके बाद फादर्स नेम, क्वेश्चन में गिवन था फादर्स नेम, नहीं गिवन था तो खुद से बनाकर लिख दिया राजेश कुमार, ठीक है। एज तुम्हारा 21 ईयर्स लिख दी है। एड्रेस क्या है, 21 रत्नापुर विलेज, बिलासपुर। हॉबीज क्या है तुम्हारा, रीडिंग, सोशल वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है। लैंग्वेज नोन हिंदी इंग्लिश, तुम्हें हिंदी इंग्लिश आता है। नेशनलिटी इंडिया, इंडियन। बहुत बेसिक चीज है यार, ऐसे बेसिक। अगर मान लो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि बायोडाटा के अंदर क्या क्या लिखे, तो बस इस चीज को याद रखना कि अगर तुम्हारे घर में कोई रिलेटिव आता है तो वो तुमसे क्या क्या सवाल करेगा। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम किस स्कूल से पढ़े हो, तुम्हारा कितना डिग्री है, तुम कहाँ काम करते हो, कितना कमाते हो, सब चीज, ठीक है। वो सारी चीजें को याद करके यहाँ पर लिख देना, बहुत सिंपल सा बात है। तुमने शादी किया है नहीं किया है, वो सारी चीजें भी, ठीक है, वो सारी चीजें भी पूछता है, ठीक है। उसी तरह देखो, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी शादी नहीं हुई है। शादी छोड़ो, अभी तक तो मिंगल भी नहीं हुए होगे, सिंगल ही होगे तुम लोग, खैर हटाओ। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोई भी कॉन्टैक्ट लिख देना। देखो यहाँ पे ना प्रॉपर कॉन्टैक्ट लिख दिया है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम सिंपल यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट में क्रॉस लगा देना, ठीक है। प्रॉपर कॉन्टैक्ट मत देना, ठीक है। इसके बाद ऑटोमेटिकली इसने क्या करा है ना, एक ईमेल जनरेट बना दिया है खुद से। तुम भी अगर चाहो तो ऐसे दे सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो। बस कॉन्टैक्ट भी लिख दोगे तब भी एनफ है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई एक चीज लिख देना, या तो जीमेल आईडी कोई भी बना के लिख देना, या फिर कोई कॉन्टैक्ट लिख देना। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तुम कहाँ से क्या पास किए हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड से ये पास किया है, फर्स्ट डिवीजन आया है। इसके बाद ये 12th कहाँ से पास किया है, 12th भी ये और गवर्नमेंट सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल से पास किया है। तुम चाहो तो दोनों में सीबीएसई भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है क्या, तो यहाँ पे इसने मेंशन किया है कंप्लीट अ सर्टिफिकेट कोर्स इन लीडरशिप रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना कि तुम्हारा पोस्ट क्या है, उस पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशन लिख देना। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम रियल लाइफ में तो अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, एग्जाम में ही अप्लाई कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के यूज करना, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा स्किल्स तुम्हारे पास क्या क्या है, लीडरशिप स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, टीम मैनेजमेंट स्किल्स है। ये सब यहाँ पे क्यों लिख रहे हो पता है, क्योंकि ये सब पूछा गया था क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, तो इसलिए उस वे में यहाँ पे बनाकर लिख दिया गया है। एक्सपीरियंस तुम्हारा कितना है वो लिख दिया गया है। एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, एज पर द नॉर्म्स लिख देना। मैंने तुम्हें बताया था कि बेसिक होता है। अगर तुम्हें मन तो यहाँ पे तुम कोई स्पेसिफिक नंबर भी लिख सकते हो, जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, लेकिन बेस्ट होता है कि एज पर द नॉर्म्स लिख दो, ठीक है। रेफरेंस, यहाँ पे किसी का भी नाम लिख दिया गया है कि इससे आप जाके पूछ लीजिए, यही रेफरेंस है इस इंसान का, और उसका नंबर भी यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नंबर जब भी तुम लिखोगे ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आई डोंट नो, लेकिन जब भी तुम नंबर लिखोगे लास्ट के 3-4 डिजिट में एक्स 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 बना देना, बात खत्म, ठीक है। यही होता है तुम्हारा बायोडाटा और यही होता है तुम्हारा फॉर्मेट। बहुत सिंपल होता है, जॉब एप्लीकेशन आसान होता है। एक तो जॉब एप्लीकेशन के बॉडी में ना तुम्हें कम चीजें लिखनी होती है, जितना तुम लेटर टू एडिटर के बॉडी में लिखते हो ना, उससे तो कम ही चीज तुम्हें लिखना होता है जॉब एप्लीकेशन के बॉडी में। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो तुम्हारा पीडीएफ है ना, ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फॉलो कर लो। वैसे भी 12th के बाद हम लोग कभी मिलने वाले तो है नहीं, हमारा रिश्ता यहीं पे खत्म हो रहा है। तो जो बच्चे भी चाहते हैं ना कि 12th के बाद भी मुझसे थोड़ा कनेक्टेड रह सके, वो लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। वो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, तो वहां पे कोई पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट नहीं आता है। अब फॉर्मेट देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें किस हिसाब से लिखना है ताकि तुम्हें 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिले। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मेट का होता है 1 मार्क्स, यानी कि अगर तुम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हो, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, इस तरह से अगर तुम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हो ना, तुम्हारा 1 मार्क्स तो सिक्योर है। भले तुम लेटर के अंदर कुछ भी बकवास लिखा हो, लेकिन अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है ना, तो तुम्हें 1 नंबर तो मिल जाएगा। इसके बाद आता है कंटेंट, जिसके होते हैं 2 मार्क्स। कंटेंट मतलब क्या, तुम्हारे बॉडी के अंदर तुमने क्या लिखा है। जो लेटर में बीच वाला पार्ट होता
होता है ना, जैसे तुम्हें 2-3 पैराग्राफ में लिखना होता है, उसे ही हम बॉडी बोलते हैं। तो अगर तुमने बॉडी को प्रॉपरली लिखा है तो तुम्हें 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। अभी डरो मत, मैं तुम्हें आगे डिटेल में बताऊंगा कि बॉडी को कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। अभी बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। इसके बाद फिर 2 नंबर होते हैं एक्सप्रेशन के, यानी कि अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे हो, पूरे लेटर में तुम्हारा फ्लुएंसी अच्छा है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है उसके आइडियाज को तुम अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अच्छे से लिख पा रहे हो, तो तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो तुमने देखा कि कितना इजीली तुम लोग 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर तुम इन चीजों का ध्यान रखते हो। सबसे पहला 1 मार्क्स के लिए फॉर्मेट में अच्छे से लिखना है, फिर 2 मार्क्स के लिए तुम्हें कंटेंट अच्छा से लिखना है, और फिर 2 मार्क्स के लिए तुम्हें अच्छे से एक्सप्रेस करना है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है, और प्रॉपर फ्लुएंसी में पूरे लेटर को लिखना है। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मेट देखें। और देखो, ये जो फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है ना, ये दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल होता है। देखो, एक्चुअल में भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं। तुम लोग भी ध्यान से अभी देखना और मुझे बताना कि तुम लोग भी पहले क्या क्या गलतियां करते थे। तो देखो, फॉर्मल लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस यानी कि तुम्हारा एड्रेस जो कि लेटर को भेज रहा है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लोग खुद का घर का एड्रेस लिख देते हैं, जो कि नहीं लिखना होता है। तुम्हें अपने खुद के घर का एड्रेस नहीं लिखना है। जो सेंडर एड्रेस होता है ना, वो क्वेश्चन में ही गिवन होता है। अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें सेंडर एड्रेस देखने को मिल जाएगा। वहां पे लिखा होता है कि यू आर राहुल/सौम्या लिविंग इन दिस। ठीक है, तुम्हारा सेंडर नेम और इवन सेंडर एड्रेस दोनों ही क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो यहाँ पे तुम्हें उसी सेंडर एड्रेस को लिखना है। इन केस अगर तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, जिसका चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो उस केस में क्या करना है? उस केस में तुम्हें सिंपली लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, जिस शहर में तुम रहते हो उसका नाम, जिस सिटी में तुम रहते हो उसका नाम, और बगल में कोई भी पिन कोड लिख देना अपने शहर का। बस सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सेंडर एड्रेस कंप्लीट होता है। इसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर तुम्हें डेट लिखना है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो लोग स्लैश करके डेट लिख देते हैं। सपोज तुम्हें 15 फरवरी 2025 लिखना है, तो वो लोग क्या करेंगे? 15/2/2025। ऐसे नहीं लिखना है। हमेशा जो डेट होता है ना, वो तुम्हें एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। जैसे तुम्हें लिखना पड़ेगा 15 फरवरी 2025 एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने सेंडर एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़ा, फिर तुमने डेट लिखा, इसके बाद तुम्हें फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर तुम्हें लिखना है रिसीवर नेम, उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस। देखो, रिसीवर नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस सारे तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं। जैसे तुम एडिटर को भेज रहे हो तो यहाँ पे रिसीवर नेम क्या हो गया? एडिटर हो गया। डेजिग्नेशन में तुम लिख सकते हो कि वो किस मैगजीन या किस न्यूज़पेपर के लिए काम करता है, और उसके नीचे उसका एड्रेस जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। अब देखो, यूजुअली जो रिसीवर का एड्रेस होता है ना, वो सिंपली सिटी का नाम होता है, उसमें डिटेल एड्रेस नहीं होता। जैसे मान लो तुम हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, या जो भी सिटी का नाम वहां पे गिवन होगा। ठीक है, तो तुमने सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ा, फिर डेट लिखा, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ा, उसके बाद रिसीवर नेम, एड्रेस वगैरह लिख दिया। इसके बाद तुम्हें फिर से एक लाइन छोड़ना है, और यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी तुम्हारा लेटर का टॉपिक है, तुम लेटर क्यों लिख रहे हो, वो तुम्हें सब्जेक्ट में लिखना है। अब देखो, सब्जेक्ट के अंदर तुम जो भी लिखोगे ना, उसे 5-6 लेटर से ज्यादा मत लिखना। सब्जेक्ट हमेशा एक लाइन का ही होता है। देखो, अभी कंफ्यूज मत होना, डरना मत, आगे चल के मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेके भी अच्छे से समझाऊंगा। ये तो बस मैं अभी तुम्हें फॉर्मेट ही बता रहा हूँ। अब देखो, तुमने सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिख दिया, इसके बाद तुम्हें फिर से एक लाइन छोड़ना है, और तुम्हें सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब तुम क्या लिख सकते हो? यहाँ पे तुम सर या फिर मैम लिख सकते हो। अगर तुम किसी मेल को लेटर लिख रहे हो तो सर लिख देना, अगर तुम किसी फीमेल को लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पे मैम लिख देना। अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, जैसे तुम्हें नहीं पता कि एडिटर का क्या जेंडर है, तो उस केस में तुम सर/मैम दोनों लिख सकते हो। तुम्हारे मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, डरना मत। और हाँ, कभी भी डियर मत लगाना आगे में। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डियर सर या डियर मैम लिख देते हैं। तो देखो, ये फॉर्मल लेटर राइटिंग है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग नहीं है कि तुम आगे में डियर लगाओगे। अगर तुम डियर लगाते हो तो तुम्हारे मार्क्स काटे जा सकते हैं। अब देखो, सैल्यूटेशन लिखने के बाद, यानी कि सर मैम लिखने के बाद जस्ट छोटा सा कॉमा लगाना, और फिर एक लाइन छोड़ के तुम बॉडी लिखना स्टार्ट कर देना। अब ये जो लेटर का बॉडी होता है ना, ये 2 मार्क्स का होता है। बॉडी में क्या क्या लिखना है मैं तुम्हें अगले पेज में बताता हूँ। अभी ओवरऑल फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है? डरो मत, मैं तुम्हें एक एक चीज बता दूंगा कि तुम्हें एग्जैक्ट बॉडी में क्या लिख के आना है, ताकि तुम्हें फुल मार्क्स मिले। इस वीडियो में तुम्हें बस लेटर टू एडिटर का ही बॉडी बताऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं बाकी टाइप्स ऑफ लेटर का भी तुम्हें बॉडी बता दूंगा। तो देखो, अब जब तुम बॉडी को लिखोगे ना, तो बॉडी को कोशिश करना 3 पैराग्राफ में लिखना। 3 पैराग्राफ में लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। पहला पैराग्राफ तुम्हारा ओपनिंग वाला होता है, एंडिंग पैराग्राफ तुम्हारा क्लोजिंग वाला होता है, बीच वाले में तुम बेसिक डिटेल्स देते हो। आगे बताता हूं तुम्हें बॉडी में क्या क्या लिखना है, कंफ्यूज मत। फिर बॉडी लिखने के बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में क्या लिखोगे? बस पहले तुम्हें लिखना है थैंकिंग यू, फिर उसके जस्ट नीचे बिना लाइन छोड़े, ठीक है? यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में 3 लाइन्स होता है और तीनों चिपके हुए होते हैं। सबसे पहले लाइन में तुम्हें क्या लिखना है? थैंकिंग यू, उसके नीचे जस्ट योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, जिसका भी तुम्हें स्पेलिंग याद हो, और फिर उसके जस्ट नीचे सेंडर्स नेम, यानी कि तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है? तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, अपना खुद का नाम लिखकर मत आ जाना। तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि यू आर राहुल/सौम्या, या फिर जो कुछ भी गिवन रहता है ना, वो लिख के आ जाना। अगर तुम लड़के हो तो लड़के वाला नाम पिकअप कर लेना, अगर तुम लड़की हो तो लड़की वाला नाम पिकअप कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें राहुल/सौम्या बताया, तो अगर तुम लड़के हो तो तुम वहां पे राहुल लिख सकते हो, अगर तुम लड़की हो तो वहां पे सौम्या लिख सकते हो। और देखो, अगर बाई चांस तुम्हारे क्वेश्चन में सेंडर्स नेम नहीं गिवन है, तो उस केस में तुम XYZ भी लिख
लिख सकते हो, लेकिन इसका चांस 1% से भी कम है कि सेंडर एड्रेस तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, हमेशा दिया रहता है। सो आई होप सो तुम्हें अच्छे से फॉर्मेट समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए और तुम एक भी गलती ना करो। वीडियो को ध्यान से देखो और कॉपी पेन लेके बैठो और फॉर्मेट लिखते जाओ। एग्जाम से एक दिन पहले तुम ऐसे देख भी लोगे ना, तुम्हें समझ। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबके लिए लेकर आया हूं ओसवाल बुक्स की तरफ से आ रहे 45 डेज LMP बुक्स को, और ये बुक क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए आती है। इन बुक्स में सारे मेन सब्जेक्ट्स कवर्ड है इंक्लूडिंग इंग्लिश, और ये जो बुक्स है ना, ये तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में टॉप करवाने के लिए 3 रिवीजन प्रोसेस को फॉलो करता है। पहला है डायग्नोसिस, जिसमें इस बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिलेगा। सेकंड आता है प्रैक्टिस, यानी कि इस बुक में तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि MCQ क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इवन की केस बेस्ड क्वेश्चंस। तीसरा है रिफ्लेक्ट, यानी कि तुम अपने कॉन्फिडेंस को देख सकते हो इस बुक में प्रेजेंट असेसमेंट पेपर्स को सॉल्व करके। और देखो, ये 3 रिवीजन प्रोसेस के अलावा भी सारे चैप्टर्स के क्विक रिकॉल के लिए स्नैपशॉट्स और माइंड मैप्स तक गिवन है, और तो और एडेप्टिव लर्निंग के लिए ब्रिज गैप्स भी गिवन है। देखो, ये सारा पैकेज तुम्हें सिर्फ एक सिंगल बुक में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए देर क्यों करना, तुम्हारा एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुका है। जल्दी से इस बुक को परचेस कर लो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अब चलो लेटर राइटिंग के बॉडी को देख लेते हैं। देखो, फॉर्मेट तो हो गया, अब जल्दी से बॉडी देख लेते हैं, उसमें तुम्हारा 2 नंबर फंसा हुआ है। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम किसी भी फॉर्मल लेटर राइटिंग के बॉडी को 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, वैसे ही आज हम लेटर टू एडिटर की बॉडी को भी 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ तुम उसे मिडिल पैराग्राफ बोल सकते हो, और फिर तीसरा पैराग्राफ होता है कंक्लूजन वाला पैराग्राफ, जिसमें तुम पूरे लेटर को कंक्लूड करते हो। तो देखो, लेटर टू एडिटर के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तुम क्या चीज लिख सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में तुम लिख सकते हो, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स, और यहाँ पे जो डैश है ना, इसमें तुम उस प्रॉब्लम के बारे में लिख सकते हो जिस प्रॉब्लम के बारे में तुम्हें लेटर लिखना है। बेसिकली जो क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम दिया गया है ना, वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो, ये जो मैंने तुम्हें लाइन बताया ना, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स डैश, यानी कि प्रॉब्लम, ये वाला जो मैजिक लाइन है, तुम सारे लेटर टू एडिटर के बॉडी में जो इंट्रोडक्शन वाला लाइन है ना, उसमें सेम टू सेम छाप सकते हो। यानी कि बेसिकली ये मैजिक लाइन है। इस मैजिक लाइन को भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। और हाँ, टूवर्ड्स के बाद जो प्रॉब्लम होगा ना, वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि पॉल्यूशन को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण तुम एडिटर को लेटर लिख रहे हो, ट्रैफिक को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, एजुकेशन क्वालिटी को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ केयर को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल इनक्वालिटी को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, क्राइम या सेफ्टी को लेके हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसके कारण तुम्हें लेटर टू एडिटर लिखने को आ सकता है। तो देखो, ये तरह इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ एंड होता है। इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा पैराग्राफ है ना, उसमें तुम क्या लिखोगे देखते जाओ। तुम्हें लिखना है मेन रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम होने के मेन रीजंस क्या है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि इसका मेन रीजन क्या है, ट्रैफिक इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। तुम रीजंस लिख सकते हो, जैसे कि रोड का कंडीशन अच्छा नहीं है, टूटा फूटा रोड है, बहुत ज्यादा पॉट होल्स है, गवर्नमेंट ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट नहीं कर रही है, या फिर हमारे सिटी में अभी तक मेट्रो नहीं आया है, या जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तुम यहाँ पे मेन रीजन लिख सकते हो। उसके बाद इसी पैराग्राफ में तुम ये भी बता सकते हो कि हाउ पीपल एंड देयर लाइफ आर इफेक्टेड, यानी कि जैसे ट्रैफिक वाला प्रॉब्लम है तो इसके कारण लोग के लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, जैसे कि वो ऑफिस के लिए लेट हो जा रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, ये सारे रीजंस तुम लिख सकते हो। और खुद से बनाकर जितना भी तुम सोच सकते हो, जितना भी तुम अपने दिमाग से अपने आइडियाज को वहां पुट डाउन कर सकते हो, वो तुम पुट कर सकते हो। और फिर इसी पैराग्राफ में तुम सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हो कि ये सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ये एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी तो हो सकता है ये प्रॉब्लम कम होना स्टार्ट हो जाए। और इस तरह से तुम्हारा बॉडी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और मिडिल वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद तुम्हें लेटर टू एडिटर का जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है ना, वो कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सेम टू सेम यही लाइन चेप के आना है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। कॉपी पेन लेके बैठे होगे, आई होप सो। देखने से याद नहीं होने वाला, नहीं स्क्रीनशॉट लेने से याद होगा, खुद से लिखोगे तभी याद होगा, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। तो तुम्हें कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर I request the concerned authority to look into this problem and I also expect the letter to find suitable place in your newspaper। यही कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लेटर को अच्छे से पढ़ेंगे, आप इस पे कुछ एक्शन लेंगे, कुछ सोचेंगे इसके बारे में, और मेरे लेटर को एक जगह देंगे अपने स्टीम न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में, ताकि ये बात पूरे लोगों तक और गवर्नमेंट तक पहुंच सके। बेसिक ऊपर से यही मतलब था, ओके। तो इस तरह से तुम्हारा बॉडी वाला पार्ट भी खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लेटर टू एडिटर के बॉडी में हम क्या क्या लिखते हैं। अगर तुम सेम टू सेम जो मैंने तुम्हें बताया ना वो भी छाप के आ जाते हो, तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस तुम्हें दिमाग कहाँ लगाना है, वही मिडिल वाले पार्ट में। मेन रीजंस ऑफ प्रॉब्लम बताना है, लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं और उनका लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है ये बताना है, सॉल्यूशन बताना है। तो ये सब चीजों में तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग यूज करना पड़ेगा। बाकी तो बेसिक फॉर्मेट है जो मैंने तुम्हें बताया, सेम टू सेम छाप कर भी आ जाओगे तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने अब तक जो बताया है ना उसका यूज कैसे करना है। और उसके बाद मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, वो खुद से तुम लोग सॉल्व कर लेना, ओके। अब जल्दी से हम लोग लेटर टू एडिटर का एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर
क्लियर हो जाए। तुम्हारा क्वेश्चन है, यू आर रमन स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई, द रोड लीडिंग टू योर स्कूल इज फुल ऑफ पॉटहोल्स एंड ऑल्सो कंजेस्टेड. Most of the working class people are staying in this locality. They are very often stuck in traffic jams. The government has not taken any action till now for road construction. Write a letter to editor of Times of India drawing the attention of the government to the issue faced by the people, requesting them for road construction. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तुम रमन हो, पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई में पढ़ते हो और तुम जिस रास्ते से होकर स्कूल जाते हो ना, उस रास्ते में बहुत पॉटहोल्स है, मतलब बहुत गड्ढे हैं और वो रास्ता बहुत छोटा भी है, बहुत कंजेस्टेड भी है। इसलिए क्या होता है ना, वहां से ट्रैवल करने में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जो लोकेलिटी में लोग रहते हैं उनको भी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। वो जब भी उस रोड से जाते हैं तो बार बार ट्रैफिक जैम्स हो जाता है और गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी तक रोड कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि रोड इतना ज्यादा खराब हो चुका है। तो इसलिए तुम्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक लेटर लिखना है ताकि वो इस चीज को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करे और ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे और जो गवर्नमेंट है वो जल्दी से एक्शन ले। अब जल्दी से हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे लेटर लिखा गया है। बहुत सिंपल है। तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा खुद का एड्रेस, मतलब सेंटर का एड्रेस दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है पब्लिक स्कूल गांधीनगर मुंबई। तुम ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे गांधीनगर नहीं दिया गया था, लेकिन वहाँ पे पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई लिखा हुआ। तो इसलिए तुम इतना दिमाग लगाकर सोच सकते हो कि मुंबई है तो मुंबई का कोई भी एक जगह का नाम लिख दिए या खुद से बनाकर कोई नाम लिख दिए। तो वैसे यहाँ पे गांधीनगर लगा दिया गया है। तो यही तुम्हारा सेंटर एड्रेस हो जाएगा, पब्लिक स्कूल गांधीनगर मुंबई। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में। फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर नेम, रिसीवर कौन है, द एडिटर। कहाँ का एडिटर है, द टाइम्स। अब यहाँ पे तुम्हें एड्रेस एकदम डिटेल में नहीं लिखना है, बस रिसीवर का सिटी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मुंबई। तो ऐसे ही तुम रिसीवर एड्रेस लिख सकते हो। अब फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जो तुम्हारा मेन पर्पस है हम उसे वहाँ पे लिखते हैं। तो तुम्हारा मेन टॉपिक क्या है, तुम्हारा मेन पर्पस क्या है, तुम्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करवाना है। तो वैसे ही यहाँ पे तुम लिख दोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर। बस सब्जेक्ट छोटा सा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मत लिखना। सब्जेक्ट 4, 5 या 6 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और सैल्यूटेशन देना है। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखा गया है, तुम ये भी लिख सकते हो और तुम्हें मन करे तो तुम सिर्फ सर भी लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा। फिर एक छोटा सा कॉमा लगाना है और फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। अब एग्जैक्टली वही बॉडी जो मैंने तुम्हें पिछले पेज में बताया था वही यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वही चीज लिखा गया है, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स के बाद जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो लिखना था। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इशू पीपल फेस इन माई लोकेलिटी ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो तुम देख ही सकते हो यहाँ पे भी प्रॉब्लम लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर मिडिल वाले पार्ट में तुम्हें वही प्रॉब्लम डिस्कस करना है, लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट हो रहा है वो लिखना है। इस प्रॉब्लम का वर्स्ट पार्ट क्या है वो लिखना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, मीडिया वालों को क्या करना चाहिए, वो सब चीजें लिखनी है। अगर तुम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे तो वो सारी चीजों को मेंशन कर दिया गया है। बहुत ही बेसिक सा चीज है, इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को देखोगे तो सेम टू सेम वही चीज छाप देना है जो मैंने तुम्हें बताया था। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिप्यूटेड न्यूज़पेपर आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड आल्सो एक्सपेक्ट माय लेटर टू फाइंड सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दिया गया है, तुम चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपने से दिमाग लगाकर ऐड किया गया है, सो दैट गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन टू इंप्रूव द रोड कंडीशन। और फिर उसके बाद तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देना है, मतलब कि वही थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, उसके बाद तुम्हारा नाम। अब क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे नाम गिवन था रमन, तो यहाँ पे रमन लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम लेटर टू एडिटर लिख सकते हो। आई होप सो तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे राइटिंग सेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है नोटिस राइटिंग। एंड बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है, एज यूजुअल मेरा तबियत ठीक नहीं था। एंड पीपल हु आर वंडरिंग मेरा तबियत इतना ज्यादा खराब क्यों होता है, क्योंकि मेरे को साइनस का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने ठंडी चीजों को खाने से मना करा है, बट दिल कहाँ मानता है, और वो 2 पल की खुशी के कारण मेरा तबियत काफी टाइम से खराब था। खैर इसे साइड हटाते हैं। कुछ टाइम पहले ही मैंने पोल करा था और तुम सबसे पूछा था कि तुम्हारा जो राइटिंग सेक्शन का पार्ट है ना, उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें किस टाइप में चाहिए, एनिमेशन स्टाइल, स्मार्ट बोर्ड या फिर डायरेक्ट फेस टू फेस। जिसमें से मैक्सिमम लोगों ने एनिमेशन स्टाइल चूज करा, इसलिए आज इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। खैर चिंता मत करो, इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई और एग्जाम हो, तुम्हारा एक नंबर भी नहीं कटेगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना। वैसे इस वीडियो में प्रोवाइड किए जाने वाले नोट्स तुम्हें एडुकेशनल भैया ऐप में देखने को मिल जाएंगे। तुम्हें एडुकेशनल भैया ऐप में बस इस टॉपिक के नोट्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें सारे लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ पोएटिक डिवाइसेस, पेपर प्रेजेंटेशन, सभी के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि इन नोट्स को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, इसलिए इसका एक मिनिमल चार्जेस है, वो है 149 रुपीज। तो आप सभी लोग सिंपली 149 रुपीज में 25 से भी ज्यादा नोट्स खरीद सकते हो। बाकी आप सबको ये भी पता होगा कि मेरे 699 के कोर्स के साथ ये नोट्स भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें वीडियोस भी अवेलेबल है। बाकी अगर कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, तुम लोग जाके कोर्स वीडियो को देख सकते हो। देखो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में
तुम्हें ये आ रहा होगा कि क्यों लिखना क्यों है नोटिस राइटिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल दुनिया में इसकी क्या यूज है। तो चलो सबसे पहले इसी का आंसर करते हैं। तो नोटिस लिखा जाता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। वो इंफॉर्मेशन किसी फंक्शन या इवेंट के बारे में हो सकता है। सपोज तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन या इवेंट हो रहा है तो उस चीज के लिए तुम्हें नोटिस लिखने को बोला जा सकता है, और उसके बाद तुम्हारे लिखे हुए नोटिस को स्कूल के नोटिस बोर्ड में चिपकाया जाएगा ताकि दूसरे बच्चों को उस फंक्शन या इवेंट के बारे में पता चल सके। इसके अलावा किसी स्पेशल ओकेजन पे भी तुम्हें नोटिस राइटिंग लिखने को बोला जा सकता है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी रिसेंटली ही 26 जनवरी पार हुआ, मतलब रिपब्लिक डे पार हुआ, तो तुम्हारा स्कूल इस पे भी तुम्हें नोटिस लिखने को दे सकता है। तो बेसिकली तुम क्या लिखोगे, यही ना कि इस टाइम पे फ्लैग फहराया जाएगा तो इस टाइम पे सभी बच्चे प्रेजेंट रहना। इसके अलावा कुछ अपील करने के लिए भी नोटिस लिखा जाता है। सपोज तुम अपने स्कूल से ये अपील कर रहे हो कि दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में तो स्मार्ट बोर्ड्स है, लेकिन हमारे स्कूल के क्लासरूम्स में एक भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो तुम अपने स्कूल से अपील कर सकते हो कि हमारे क्लासरूम में भी स्मार्ट बोर्ड्स लगाइए। या फिर जो तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल है वो भी कुछ अपील करते हुए तुम्हें नोटिस लिख सकती है। और तो और नोटिस वार्निंग देने के लिए भी लिखा जाता है। तुमने कभी ना कभी ये तो देखा ही होगा ना कि तुम्हारे स्कूल का जो हेड बॉय या फिर हेड गर्ल होगा उसका नोटिस बोर्ड में टंगा हुआ होगा और वहाँ पे कुछ वार्निंग दिया हुआ रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बॉयज वॉशरूम में रैगिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसे कम करो, या मतलब खत्म करो, और जल्दी ही अगर रैगिंग खत्म नहीं हुआ तो हम ये स्टेप्स भी ले सकते हैं। तुम्हें ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा हम लॉस्ट एंड फाउंड के केस में भी नोटिस लिखते हैं। तुम जब छोटे होगे 8-9 क्लास में तो तुमने भी ये नोटिस लिखा ही होगा। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, अगर तुम्हारा कोई सामान स्कूल में खो जाता है तो उस केस में भी तुम नोटिस लिख सकते हो। सपोज मेरा लंच बॉक्स और वाटर बॉटल खो गया है तो मैं नोटिस में ये लिखूंगा कि मेरा इस टाइम पे इस कलर का वाटर बॉटल खो गया था। तो अगर स्कूल में किसी को भी मेरा वाटर बॉटल या फिर लंच बॉक्स मिलता है तो प्लीज मुझे वापस लाके दे दे। वैसे इसके अलावा भी हम नोटिस बहुत सारी चीजों के लिए लिखते हैं। जैसे अगर तुम्हें अपना नाम चेंज करवाना हो तो तुम उसके लिए भी नोटिस लिख के स्कूल में जमा कर सकते हो। तुम्हें अपना कंपनी चेंज करना हो जहाँ पे तुम काम करते हो तो उसके लिए भी तुम्हें नोटिस लिखना पड़ता है। या फिर अगर तुम घर का एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हें नोटिस लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हम नोटिस को क्यों लिखते हैं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग नोटिस राइटिंग को लिखते कैसे हैं। तो इसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बॉडी में क्या लिखते हैं, मतलब नोटिस राइटिंग का जो बॉडी है ना उसमें तुम क्या लिखोगे जिसकी वजह से तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। एंड इसके बाद लास्ट में मैं तुम्हें एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड उसके बाद एज यूजुअल मैं यहाँ से खिसक लूंगा। ठीक है, चलो हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो जो नोटिस राइटिंग होता है ना वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आता है, जिसमें से सिर्फ एक ही नंबर फॉर्मेट का होता है। एंड मुझे ऑनेस्टली बताना कि तुम में से ये गलती कितने सारे लोग करते हैं। बस एग्जाम में फॉर्मेट देख के चले जाते हो एंड सोचते हो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स तुम्हें फुल मार्क्स तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास एक ही नंबर होते हैं। इसके बाद आता है कंटेंट, जिसके 2 नंबर होते हैं। कंटेंट का मतलब होता है कि तुम बॉडी में क्या लिख रहे हो, उसके तुम्हें 2 नंबर मिलते हैं। जो तुम्हारा नोटिस राइटिंग का बॉडी वाला पार्ट होता है ना उसे हम कंटेंट बोलते हैं। तो अगर तुम बॉडी सही से लिखोगे तो तुम्हें कंटेंट के 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 1 मार्क्स होता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का और 1 मार्क्स होता है तुम्हारा एक्यूरेसी का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का मतलब कि तुम्हें नोटिस राइटिंग प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, मतलब जो कंक्लूजन वाला पार्ट होगा वो कंक्लूजन में रहेगा, जो इंट्रो वाला पार्ट होगा वो इंट्रो में रहेगा। तुम कंक्लूजन वाले पार्ट को इंट्रो में नहीं लिख सकते और इंट्रो वाले पार्ट को कंक्लूजन में नहीं लिख सकते। आगे मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराऊंगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इसके बाद जो एक्यूरेसी का 1 मार्क्स है ना उसमें तुम्हारा स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल मिस्टेक आता है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अगर वो लोग बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो क्या उनके ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे। अगर तुम बोर्ड्स में नोटिस राइटिंग में 4 से भी ज्यादा गलतियां करोगे ना तब भी तुम्हारा 1 नंबर से ज्यादा कोई नहीं काट सकता। अगर तुमने फॉर्मेट सही से लिखा है, तुमने कंटेंट सही से लिखा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया मतलब सब कुछ सीक्वेंस में लिखा है तो तुम्हें इजीली 5 में से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर तुम बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तब भी, तो कभी भी ये बहाना मत दिया करो कि स्पेलिंग मिस्टेक्स के चक्कर में मेरे सारे मार्क्स कट गए। तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहला आता है तुम्हारा नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। अगर तुम लोग दिमाग खोलकर सुनोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि जिसके द्वारा वो नोटिस जारी किया गया है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर तुम स्कूल की तरफ से नोटिस लिख रहे हो तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी के जगह पे तुम्हारा स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर तुम किसी कंपनी के तरफ से नोटिस लिख रहे हो तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी के जगह पे उस कंपनी का नाम आ जाएगा। अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नोटिस लिख रहे हो तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी की जगह पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। एंड नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी हमेशा तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, इसलिए फिक्र मत करो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है।
इसके बाद एक लाइन छोड़ना और बीच में बड़ा सा एकदम कैपिटल NOTICE नोटिस लिख देना। ठीक है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखे, फिर एक लाइन छोड़े, उसके बाद बड़ा सा नोटिस लिखे बीच में, फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर लेफ्ट साइड में डेट लिखना है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म में डेट को लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा 21 फरवरी को एग्जाम है तो वो लिख देंगे 21 FEB 2024। अगर तुम ऐसा लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। तुम्हें प्रॉपर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है 21 फरवरी 2024। इसके बाद फिर से तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और अपने नोटिस का हेडिंग या सब्जेक्ट देना है। अब ये जो चीज है ना, ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। हाँ, बस ये चीज याद रखना कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, वो 2 से 4 वर्ड के बीच में ही होना चाहिए। इससे ज्यादा वर्ड लिखोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा और मार्क्स भी काटे जा सकते हैं। इसके बाद तुम्हें फिर से एक लाइन छोड़ना है। और हाँ, रुको, मैं तुम्हें एक चीज और नहीं बताया कि जो तुम्हें डेट लिखना है ना, तुम जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो उस दिन का डेट वहां पे मत लिख देना। तुम जिस दिन नोटिस लिख रहे हो ना, उस दिन का डेट वहां पे लिखना। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि तुम्हारा स्कूल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है 16 फरवरी 2024 को, तो तुम्हें नोटिस लिख के सबको इन्फॉर्म करना है। तो अगर तुम डेट ऑफ नोटिस पे 21 फरवरी 2024 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। इस केस में तुम्हें थोड़ा पहले का डेट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 12 फरवरी, 10 फरवरी, तुम कुछ भी ले सकते हो। ये चीज तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, डेट ऑफ नोटिस के बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। अब क्योंकि बॉडी में क्या लिखना है बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, तो वो मैं तुम्हें अगले स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, अब तुम्हें बॉडी लिखने के बाद फिर से एक लाइन का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद तुम्हें अपना नाम लिखना है। अब यहाँ पे तुम्हारा जो रियल नेम है वो मत लिख देना। तुम्हारे क्वेश्चन में जो नेम गिवन होगा ना, उस नेम को वहां पर लिखना। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन रहता है कि यू आर राज या फिर स्लैश करके रानी। तो अगर तुम लड़के हो तो तुम वहां पे राज लिख सकते हो, अगर तुम लड़की हो तो वहां पे रानी लिख सकते हो। अब अगर इन केस तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा नाम नहीं गिवन है तो वहां पे तुम XYZ भी लिख सकते हो, लेकिन कभी भी अपना रियल नाम वहां पर मत लिखना। ठीक है, अपना नाम लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे अपना डेजिग्नेशन लिख देना। सपोज अगर मेरा नाम क्वेश्चन में गिवन है राज और मैं उस स्कूल का हेड बॉय हूं, तो मैं लिखूंगा राज और उसके जस्ट नीचे सटाकर हेड बॉय। नेम और डेजिग्नेशन के बीच में गैप नहीं होगा। ओके, नेम और डेजिग्नेशन के बीच में लाइन का गैप नहीं होगा। ओके, मतलब तुम्हें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि लाइन कहाँ छोड़ना है और नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। ये देखेंगे कि तुम लोग कंटेंट में क्या लिखकर इजीली 2 नंबर सिक्योर कर सकते हो। अब देखो, क्योंकि तुम्हारा जो नोटिस राइटिंग होता है उसे तुम्हें बहुत छोटे में लिखना पड़ता है, बस 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। तो इसलिए तुम्हें अपने नोटिस राइटिंग के बॉडी में सबसे पहला लाइन में अपने ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। तुम्हें अपने नोटिस राइटिंग के बॉडी के सबसे पहले लाइन में ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। अब ये तुम कैसे करोगे इजीली, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये वाला जो लाइन है ना, इसे रट लेना। ऑल डैश आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू। अब यहाँ पे जो डैश है ना, वहां पे तुम अपने टारगेट ऑडियंस का नाम लिख सकते हो। सपोज तुम स्टूडेंट्स के लिए नोटिस लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखाएगा ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू, और फिर टू के बाद तुम जिस भी पर्पस के लिए नोटिस लिख रहे हो वो वहां पे लिखाएगा। सपोज कोई इवेंट के बारे में बता रहे हो तो इवेंट के बारे में बता देना। अगर तुम्हारा कोई चीज खो गया उस बारे में बता रहे हो तो वो वहां पे लिख लेना। वार्निंग देने के लिए बता रहे हो तो वो भी वहां पे लिख सकते हो। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोई और टारगेट ऑडियंस है तो डैश में क्या लिखेंगे। तो ऑफ कोर्स तुम्हें क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में तो आ ही जाएगा ना कि तुम्हारे टारगेट ऑडियंस कौन है। सपोज अगर तुम्हारे टारगेट ऑडियंस स्टाफ्स है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो ऑल स्टाफ्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू। इसके बाद फिर से टू के बाद जो भी तुम्हारा पर्पस है नोटिस लिखने का वो वहां पे लिख देना। है ना, बहुत ही सिंपल। अगर तुम इस लाइन को रट लेते हो तो तुम्हारे इंट्रोडक्शन से तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। फिर टू के बाद तुम्हें इवेंट या फिर ओकेजन जो भी है उसे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद तुम्हें डेट, टाइम और वेन्यू को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल कि इवेंट कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर अगर तुम्हारा कोई चीज खो गया है तो कब खोया था, कहाँ खोया था, और अगर वो चीज मिल जाता है तो तुम्हें रिटर्न आके वो कहाँ पे करेगा। ये सब चीजें मेंशन करनी है। इसके बाद अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है ना, तो उस चीज को भी नोटिस राइटिंग में जरूर मेंशन कर देना। सिर्फ अगर तुम इतना प्रॉपरली कर लेते हो तो तुम 50 वर्ड्स में नोटिस राइटिंग को आराम से लिख दोगे। कुछ भी खुद से बनाकर लिखने की कोशिश मत करना। ये तुम्हारा कोई आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग नहीं है। नोटिस राइटिंग हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही होता है। अब हम लोग जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। तुम्हारा क्वेश्चन है, एज अ स्टूडेंट एडिटर ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। यू आर रोहन / रूपनी ऑफ वसंत विहार स्कूल पुणे। वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे बोर्ड्स में एक बार आ चुका है। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जो तुम्हारा वसंत विहार स्कूल है ना, वो तुम्हारा नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी हो जाएगा, क्योंकि तुम नोटिस इसी स्कूल की तरफ से जारी कर रहे हो ना, तुम इसी स्कूल के लिए लिख रहे हो।
इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा नाम भी गिवन है, ठीक है। अगर तुम लड़के हो तो तुम नीचे में रोहन लिख सकते हो, अगर तुम लड़की होगी तो तुम यहाँ पे रूपनी भी लिख सकती हो। साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हारे टारगेट ऑडियंस भी गिवन है। यहाँ पे तुम्हारे टारगेट ऑडियंस कौन हो गए? स्टूडेंट्स हो गए। बहुत ही सिंपल है ये। तुम्हें 50 वर्ड्स में नोटिस ड्राफ्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया हूँ। तुम्हें जो नोटिस है ना, वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही बनाना है, लेकिन कभी भी नोटिस राइटिंग लिखने से पहले बॉक्स को मत बनाना। पहले प्रॉपरली नोटिस राइटिंग को लिख लेना, उसके बाद बॉक्स को बनाना, क्योंकि गलती से भी अगर तुम्हारा नोटिस बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, वो बॉक्स में प्रॉपर फिट नहीं आता है, तो तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। बार बार मैं ये बोलकर कि तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब सिली मिस्टेक्स मत करना जो कि यूजुअली बच्चे करते हैं। अब हम लोग जल्दी से इसका सॉल्यूशन को देख लेते हैं, मतलब नोटिस कैसे लिखा गया वो देख लेते हैं। तो एज यूजुअल तुम्हें सबसे पहले अपने नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, जो कि है वसंत विहार स्कूल पुणे। फिर एक लाइन छोड़कर बड़ा सा नोटिस लिखना है। फिर एक लाइन छोड़कर प्रॉपर एक्सपैंडेड फॉर्म में डेट ऑफ नोटिस को लिखना है। अब क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी डेट गिवन नहीं था, तो इसलिए तुम जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो ना, उसी दिन का डेट यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर खुद से 2 से 4 वर्ड्स के बीच में एक हेडिंग फॉर्म करना है। यहाँ पे वो हेडिंग है कॉल फॉर सबमिशन। तुम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो जो तुम्हें सही सुटेबल लगे, लेकिन कुछ भी अननेसेसरी मत डाल देना जो रिलेटेबल भी ना हो, वरना उसमें भी तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़कर प्रॉपर बॉडी लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि बॉडी के सबसे पहले लाइन में अपने टारगेट ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। यहाँ पे भी वो किया गया है। ऑल स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड टू सबमिट देयर आर्टिकल्स फॉर आवर स्कूल मैगजीन वसंत टाइम्स। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहली लाइन में तुम्हारा जो टारगेट ऑडियंस जो स्टूडेंट्स है, उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचा गया है। इसके बाद पर्पस भी बताया गया कि आखिर नोटिस लिखा क्यों जा रहा है, ताकि सारे बच्चे आर्टिकल सबमिट करें अपने स्कूल के लिए, और जिसका आर्टिकल बेस्ट होगा उसका आर्टिकल हमारे स्कूल मैगजीन में छापा जाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन में स्कूल मैगजीन का नाम गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पे खुद से फॉर्म किया गया है। तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे वसंत टाइम्स लिखा गया है। ये कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर खुद से दिमाग लगाकर इतना फॉर्म किया गया है। तुम लोग भी कर सकते हो, इतनी छोटी मोटी कोई इशू नहीं है। इसके बाद तुम्हें डेट, टाइम और वेन्यू को मेंशन करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारा डेट, टाइम और वेन्यू नहीं गिवन है, तो तुम खुद से फॉर्म कर सकते हो, लेकिन हाँ, डेट ऑफ नोटिस के बाद का ही डेट लिखना। ओके, ये गलती मत कर लेना कि पहले का डेट लिख दिए। 21 फरवरी 2024 तुम्हारा डेट ऑफ नोटिस है और तुम डेट, टाइम और वेन्यू में पहले का ही डेट डाल दे रहे हो, कांड हो जाएगा वरना तो। इसके बाद कुछ नहीं, कहाँ लाकर देना है, कैसे देना है, ये सारी बातें की गई है। तुम्हारे नोटिस राइटिंग का 50 वर्ड्स कंप्लीट किया गया है, मतलब कि तुम्हारे बॉडी का 50 वर्ड्स कंप्लीट किया गया है। उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और तुम्हारा नाम लिखना है। मैं यहाँ पे लड़का हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहन। और तुम्हारा डिजिग्नेशन भी क्वेश्चन में गिवन था। तुम क्या थे? तुम स्टूडेंट एडिटर थे, तो तुम यहाँ पे अपना डिजिग्नेशन लिख लोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहन, उसके नीचे स्टूडेंट एडिटर, और ऐसे ये तुम्हारा नोटिस कंप्लीट होता है। आई होप जो अब तुम लोग अपने लाइफ में कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। जब भी फ्यूचर में कोई भी नोटिस राइटिंग से सवाल आता है या खुद से भी कभी नोटिस लिखना पड़े, तो तुम लोग अच्छे से प्रॉपर लिख कर आओगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग को। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग किस चीज के लिए लिखते हैं। हम लोग रिपोर्ट राइटिंग उस इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं जो चीज हो चुकी होती है। हमेशा इस चीज को याद रखना, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग उस चीज के लिए लिखेंगे जो चीज हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग नोटिस तब लिखते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में बताना है जो चीज होने वाली है। फॉर एग्जांपल, कोई इवेंट के बारे में बताना है तब हम लोग नोटिस राइटिंग लिखेंगे। कोई फंक्शन के बारे में, कोई ऑकेजन के बारे में बताना है तब हम लोग नोटिस राइटिंग लिखेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई फंक्शन या इवेंट हो चुकी है उसके बारे में बताना है तो हम लोग उसमें रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ मिसहैप हो गया है, उसके बारे में बताना है तब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि रिपोर्ट राइटिंग हम लोग उस चीज के लिए लिखते हैं जो चीज हो चुकी होती है। तो इसलिए तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखना होता है। ये चीज समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि यार पास्ट टेंस में लिखना है, ओ माय गॉड इतना हार्ड टॉपिक। अरे यार, ऑफ कोर्स जो चीज हो चुका है उसके बारे में लिखोगे तो पास्ट टेंस में ही ना लिखोगे। राहुल डाइड लिखोगे ना, राहुल इज डाइंग या राहुल इज गोइंग टू डाई तो नहीं लिखोगे। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, इस वीडियो में दिखाए जाने वाले नोट्स तुम्हें एडुकेशनल भैया ऐप में देखने को मिल जाएंगे। तुम्हें एडुकेशनल भैया ऐप में बस इस टॉपिक के नोट्स नहीं बल्कि सारे टॉपिक्स के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तुम्हारे सारे राइटिंग सेक्शंस के फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसे कैसे लिखना है, साथ ही साथ जो तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन है, तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं, जो स्टोरीज है, जो पोएम्स है, उनके की पॉइंट्स, उनके कैरेक्टर्स के नेम, चैप्टर की मेजर पॉइंट्स के साथ साथ समरी, कीवर्ड्स, मोरल लेसन सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि इन नोट्स को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है तो इसलिए इसका मिनिमल चार्ज
भी है। तो तुम्हें 149 रुपीज में 25 से भी ज्यादा नोट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम नोट्स लेने जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे 699 के पेड कोर्स के साथ ये नोट्स बिल्कुल फ्री है। एंड मेरे पेड कोर्स में रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन के तुम्हें डिटेल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। वैसे और भी बहुत कुछ है, अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कोर्स के बारे में तो मैं एक वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख लो। देखो, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों के लिए लिखते हैं, लेकिन जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं तब कुछ ना कुछ मिसहैप ही हुआ होता है। मतलब या तो किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ होगा, फायर एक्सीडेंट हुआ होगा, या कहीं रॉबरी हुई होगी, या कोई डूब के मर गया होगा, मतलब ड्राइंग का केस होगा। तो जब भी अगर तुम्हें कोई चीज मिसहैप से रिलेटेड दिखे ना तो समझ जाना कि उसके लिए तुम्हें न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग है, जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग मैगजीन के लिए लिखते हैं तो वो कोई इवेंट या फंक्शन के लिए होता है। या तो ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में हो सकता है, स्कूल कैंप के बारे में हो सकता है, कोई रिलीजियस फंक्शन के बारे में हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे के बारे में हो सकता है, रिपब्लिक डे के बारे में हो सकता है। तुम्हें बेसिकली ये बताना होगा कि उस दिन इवेंट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन आए थे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कब लिखते हैं और रिपोर्ट राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, यही न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग और मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग। और तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग कब लिखते हैं और हम लोग मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग कब लिखते हैं। अब हम लोग जल्दी से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग की तरह ही रिपोर्ट राइटिंग भी 5 मार्क्स का आता है, जिसमें से 1 मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं, 2 मार्क्स कंटेंट के होते हैं एंड 2 मार्क्स एक्सप्रेशन के होते हैं। कंटेंट का मतलब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, बॉडी वाले पार्ट को हम लोग कंटेंट बोलते हैं। तो अगर तुम बॉडी सही से लिखते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद तुम्हारा एक्सप्रेशन में आता है कि तुम कैसे आइडियाज को प्रेजेंट करके लिख रहे हो, कैसे तुम फ्रेजेस का यूज कर रहे हो और तुम कैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग एरर नहीं कर रहे हो। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। वैसे हाँ, अगर तुम लोगों ने राइटिंग सेशन की दूसरी वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, मैंने उन सबको भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अब हम लोग आगे इस वीडियो में न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग और मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब उनके फॉर्मेट्स को देखेंगे एंड उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग से पहले पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक है, जैसे कि जो तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग होना चाहिए वो हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए, हमेशा उसमें पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूज होना चाहिए। एक्टिव पैसिव पढ़े ही होगे ऑब्वियसली, अब तो 12th में आ गए हो, 7-8 में पढ़ाया जाता था। एंड लास्ट पॉइंट, तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग को एकदम फॉर्मल वे में नहीं लिखना है, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखना है। जैसे कि तुम लोग नोटिस राइटिंग लिखते थे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, वैसे नहीं लिखना है। तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग हमेशा डिस्क्रिप्टिव मैनर में होना चाहिए, मतलब तुम हर एक छोटी से छोटी इंसिडेंट को डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। लेकिन देखो, डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इस वे से तुम्हारे फॉर्मेट्स को बनाया है ना कि अगर तुम एकदम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखोगे तो तुम्हारे 150 से 200 वर्ड ऐसे हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट को देख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अच्छे से देख लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना और आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख रहे हैं। देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तुम्हें एक हेडलाइन देना है। तुम लोग जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, चाहे हिंदी का पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश का पढ़ रहे हो, सबसे पहले हेडलाइन दिया रहता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी हेडलाइन देना है। अब देखो, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन है तो तुम थोड़ा बड़ा भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहीं आर्टिकल में क्या होता था, तुम्हें 2 से 4 वर्ड्स के बीच में ही हेडलाइन देना होता था। यहाँ पे तुम बड़ा हेडलाइन खुद से फॉर्म कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तुम देख के समझ जाना। हेडलाइन देने के बाद बिना गैप छोड़े, बिना लाइन छोड़े, जस्ट नीचे वहां पे लिखना है बाय, और उसके बाद जो तुम्हारा नाम क्वेश्चन में गिवन होगा उस नाम को वहां पे लिखना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि खुद का नाम वहां पर लिख कर आ जाते हैं। कभी भी ये गलती मत करना। तुम्हारे क्वेश्चन में एक नाम गिवन होगा, ठीक है, सपोज राज/रानी। अगर तुम लड़के हो तो बाय राज लिखना, अगर तुम लड़की हो तो बाय रानी लिखना। और अगर बाय चांस क्वेश्चन में नाम नहीं गिवन है तब भी अपना नाम मत लिखना, तब लिखना बाय XYZ। ठीक है, क्या लिखोगे? बाय XYZ। इतना समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना है, तुम्हें कॉमा देना है और अपना डेजिग्नेशन लिखना है। वही कि तुम एडिटर हो कि क्या हो, मोस्ट प्रोबेबली तुम एडिटर ही होगे। उसके बाद तुम्हें फिर से एक कॉमा देना है और वहां पे तुम्हें न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई न्यूज़पेपर का नाम गिवन है तो उस न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिख देना। लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई भी न्यूज़पेपर का नाम गिवन नहीं है तो कोई भी रियल न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, जैसे कि द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, कुछ भी। ठीक है, एंड दिस इज हाउ तुम बाय लाइन लिखते हो। ये जो तुमने लिखा ना, अपना नाम / डेजिग्नेशन / न्यूज़पेपर नेम, इसे हम लोग बाय लाइन बोलते हैं। तो तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले हेडलाइन देना है, उससे जस्ट सटा के बिना लाइन छोड़े बाय लाइन देना है, और उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर लेफ्ट साइड में प्लेस और डेट लिखना है। उसके बाद तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट करना है। ठीक है, तुम लोग ध्यान से स्क्रीन में देख रहे होगे, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग को मिनिमम 3 पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, तुम्हें कम से कम 3 पैराग्राफ में तो लिखना ही है, तुम इससे ज्यादा में भी लिख सकते हो, लेकिन 3 पैराग्राफ नेसेसरी है, जिसमें से तुम्हारा सबसे पहला ग्राफ इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ रहेगा, दूसरा पैराग्राफ मिडिल पैराग्राफ या बॉडी कुछ भी बोल सकते हो, एंड तीसरा पैराग्राफ तुम्हारा कंक्लूजन वाला रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें 4 पैराग्राफ में लिखना
लिखने का मन है तो तुम इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ एक लेना और जो तुम्हारा मिडिल वाला पैराग्राफ होता है उसको दो में स्प्लिट कर देना एंड फिर तुम्हारा चौथा जो पैराग्राफ होगा वो तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होगा। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, सपोज तुम मिडिल पैराग्राफ को स्प्लिट कर रहे हो ना, तो जो तुम्हारा मिडिल पैराग्राफ का दोनों पैराग्राफ होना चाहिए वो कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए। मतलब तुम सेम चीज के ऊपर दोनों पैराग्राफ में बात नहीं कर रहे हो, एकदम कंप्लीटली न्यू आइडिया के साथ वो पैराग्राफ होना चाहिए। वरना अगर सेम आइडिया पे बात करना है तो सेम ही पैराग्राफ रखना, ओके, वरना तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ बेस्ट है 3 पैराग्राफ में लिखो, आराम से तुम्हारे 150 से 200 वर्ड्स हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में 5WH का आंसर देना है, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ। ठीक है, 5WH का आंसर देना है। तुम लोग जैसे ही 5WH का आंसर दोगे ना, तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने ऑलरेडी 10 से ज्यादा ही लाइन लिख रखा है, बट फिर भी मान लेते 10 लाइन लिखा है तो तुम्हारा 70 से 80 वर्ड्स तो ऐसे कंप्लीट हो गए। अब जो तुम्हारा मिडिल वाला पैराग्राफ होगा उसमें क्या क्या लिखना है ध्यान से सुनना और स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट चीज बता रहा हूँ, खुद से हाथ से एक बार लिख लो, एग्जाम टाइम में भी याद रहेगा। तो तुम्हें बताना है कि क्या किसी का लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी हुआ, मतलब किसी की जान गई, किसी का गाड़ी फूटा या कुछ और प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। फिर तुम ये बताना कि कितने व्हीकल्स इन्वॉल्व थे, 2 गाड़ी का टक्कर हुआ, 3 गाड़ी का टक्कर हुआ, 4 गाड़ी का टक्कर हुआ। क्या वहां पे कोई आई विटनेस था, मतलब कोई इस इंसिडेंट को देख रहा था? अगर वो देख रहा था तो उसके पर्सपेक्टिव से फिर तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग के कुछ लाइंस लिखने हैं कि उसने क्या क्या देखा, क्या हुआ था, वो कितना खतरनाक एक्सपीरियंस था उसके लिए, कितना डेंजरस चीज वो देख रहा था। फिर तुम्हें ये बताना है कि जो लोग इंजर्ड हुए उनको कैसे रेस्क्यू किया गया, कैसे रिलीफ ऑपरेशन को चालू किया गया, मतलब गवर्नमेंट ने कैसे हेल्प करी, कितने कैजुअलिटीज आई, कितने लोग मर गए, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, पुलिस क्या एक्शन ले रही है, क्या इंक्वायरी बैठाया गया है, और जिन फैमिलीज के जो लोग हैं जो इंजर्ड हैं या जिनकी डेथ हो गई है उनको कंपनसेशन दिया गया है, और दिया गया है तो कितना दिया गया है। यहाँ पे मैंने तुम्हें 12 से 15 पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर तुम 10 पॉइंट्स भी याद रखते हो ना तो तुम यहाँ पे भी 10 लाइन लिख दोगे। यहाँ पे मैंने तुम्हें 12 से 15 पॉइंट्स बताए हैं, अगर तुम 10 पॉइंट्स भी याद रखते हो ना तो तुम 15-20 लाइन ऐसे लिख दोगे, और अगर तुमने 15-20 लाइन लिख दिया तो 100 से ऊपर वर्ड्स तो ऐसे ही हो गए। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन वाले पार्ट में, ओके। अब देखो, क्योंकि ये कंक्लूजन वाला पार्ट है तो तुम खुद को ओपिनियन दे सकते हो क्या करने से इस तरह के एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो फायर एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सीडेंट। सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ज्यादातर ना हो। ओवरऑल यहाँ पे तुम वार्निंग दे सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, क्या एक्शन रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात कर सकते हो, और ओवरऑल तुमने जो भी ऊपर कुछ लिखा है ना उसका समरी दे सकते हो। समरी तभी देना जब तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारा 150 से 200 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, वरना तो रिक्वायर्ड नहीं है। तो यही था तुम्हारा इजी सा न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। अब हम लोग देखते हैं मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा। तुम लोग एग्जांपल को देख लो, मतलब क्वेश्चन पढ़ लो और उसके आंसर को देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें एग्जाम में किस तरह से लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं 5 सेकंड क्वेश्चन दिखाऊंगा और 5 सेकंड आंसर दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं तुम्हारे मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग को। तुम्हारा जो मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग होता है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग से कंप्लीटली अलग होता है। मतलब एकदम कंप्लीटली वाला कंप्लीटली नहीं, लेकिन काफी हद तक अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इवेंट या फंक्शन के बारे में बताना है जो चीज हो चुका है, लेकिन वहां पे तुम्हें एक्सीडेंट या फिर कुछ मिसहैप के बारे में बताना होता है। तो इसलिए ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग से भी थोड़ा ज्यादा सिंपल होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक हेडिंग देना है खुद से बनाकर, उसके बाद बायलाइन चिपकाना है। लेकिन यहाँ पे जो बायलाइन होगा ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। तुम्हें अपना नाम लिखना है, कॉमा देकर डिजिग्नेशन लिखना है, लेकिन उसके बाद बस हो गया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें न्यूज़पेपर नेम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में मैगजीन का नाम गिवन होगा तो तुम मैगजीन का नाम कॉमा देके लिख सकते हो। हालांकि मैंने ऐसा देखा नहीं है कभी। तो बस इतना याद रखो कि एक अच्छा सा आई कैची सा हेडिंग देना और उसके नीचे बाय, उसके बाद जो तुम्हारा नाम क्वेश्चन में गिवन होगा उसे वहां पे लिखना और फिर कॉमा देके डेजिग्नेशन, बस खत्म। उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना। ऑब्वियसली राइट साइड से थोड़ी लिखोगे, उर्दू थोड़ी है। अब एज यूजुअल ये भी तुम मिनिमम 3 पैराग्राफ में लिख सकते हो। तुम्हें ज्यादा लिखने का मन है तो तुम 4, 5, 6 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरा मिडिल वाला पार्ट और तीसरा कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तुम्हें 5WH का यूज करना है। तुम्हें इवेंट को डिस्क्राइब करना है, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या हुआ। वही इवेंट का नाम देना है, डेट, टाइम, प्लेस वगैरह वगैरह, यही सब करना है। इंट्रोडक्शन तो तुम इजीली लिख लोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं मिडिल पार्ट में। अब देखो, क्योंकि तुम कोई इवेंट या प्रोग्राम के बारे में बता रहे होगे तो किसी ना किसी चीफ गेस्ट को तो वहां पे जरूर बुलाया गया होगा। ऑब्वियसली तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, तुम्हें खुद से फॉर्म करके लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, नेम और डेजिग्नेशन ऑफ चीफ गेस्ट लिखना है। अगर कोई बड़ा पार्टी है तो सीधा मोदी जी को, अंबानी को बुला लेना। लिखना द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया मुकेश अंबानी अराइव्ड एट माय पार्टी। मतलब तुम कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ गलत वलत नहीं होने वाला। उसके बाद तुम्हें उस प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव और हाईलाइट को मेंशन करना है कि उस प्रोग्राम में मेन चीजें क्या थी। वहां का खाना टेस्टी था, वहां पे मस्त डांस हो रहा था, वहां पे कोई इनॉग्रेशन
इनॉग्रेशन वगैरह हुआ क्या, मतलब कुछ पत्ती वत्ती काटी गई क्या, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे के ऑकेजन में जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एक स्कूल खोला गया और उसके लिए हमारे मोदी जी आके रस्सी काटे मतलब वही इनॉग्रेशन किए। और भी इवेंट के बारे में घुस के थोड़ा घुमा फिरा के बातें कर सकते। अगर उस प्रोग्राम में या फंक्शन में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उस चीज के बारे में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं, तुम ये भी बता सकते हो कि चीफ गेस्ट आए थे तो उन्होंने क्या क्या बातें की और कैसे जो वहां पे लोग आए थे उन्हें एंटरटेन किया गया। यहाँ पर मैंने तुम्हें कुछ 8-10 पॉइंट्स बताए, याद रखना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अगर याद रखते हो तो एग्जाम में इजिली मिडिल पैराग्राफ से 80 से 100 वर्ड्स तो लिख लोगे। इसके बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में। इसमें तुम्हें अपना ओपिनियन देना है कि इस इवेंट में ये चीजें सही हुई, ये चीजें गलत हुई, अगर ये चीज भी होती तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था इवेंट को, फ्यूचर में ये चीजें होनी चाहिए। मतलब बेसिकली कमेंट पास करना है एंड उसमें से तुम में से मैक्सिमम लोग स्मार्ट ही होंगे। प्रोग्राम के क्वालिटी के बारे में बात करना है कि कैसा प्रोग्राम था, मतलब बेसिकली वही। आई होप सो तुम्हें मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग का भी फॉर्मेट समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लिखना है। अब मैं फिर से तुम्हें एक एग्जांपल दिखा देता हूं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं 10 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, 5 सेकंड का क्वेश्चन और 5 सेकंड का आंसर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग को। अगर तुम नोटिस राइटिंग के अलावा देखोगे ना तो तुम्हारा राइटिंग सेक्शन का सबसे इजीएस्ट टॉपिक यही है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एक टॉपिक दे देगा और उस टॉपिक के बारे में सब कुछ जो भी तुम्हें आता है ना सब कुछ लिख देना है। लेकिन मुझे तुम सबकी प्रॉब्लम पता है, तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं समझ में आता होगा एग्जाम में कि जल्दी जल्दी पॉइंट्स कैसे बनाए। लेकिन मैं तुम्हारा भैया हूं ना, तो मुझे पता है कि तुम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। एग्जाम टाइम में तुम्हें जल्दी जल्दी दिमाग में ये नहीं पता होता कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एंड एट द एंड तुम 10-12 लाइन से ज्यादा लिख नहीं पाते हो। और अगर लिखते भी हो तो उसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन फिक्र मत करो, आज के वीडियो में मैं तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले हम आर्टिकल राइटिंग के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, फिर हम आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट को देखेंगे एंड उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इजिली तुम आर्टिकल राइटिंग को एकदम प्रॉपर्ली लिखकर आ सकते हो, वो भी बिल्कुल कम टाइम में, ताकि तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े। बेसिकली मैं तुम्हें यह बता दूंगा कि दुनिया का कोई भी टॉपिक चाहे क्यों ना आ जाए, तुम कैसे उसे जल्दी से लिख सकते हो। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में दिखाए जाने वाले नोट्स तुम्हें एजुकेशनल भैया ऐप में देखने को मिल जाएंगे। तुम्हें एजुकेशनल भैया ऐप में बस इस टॉपिक के नोट्स नहीं बल्कि सारे टॉपिक्स के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तुम्हारे सारे राइटिंग सेक्शंस के फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसे कैसे लिखना है, साथ ही साथ जो तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन है, तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं, जो स्टोरीज है, जो पोएम्स है, उनके की पॉइंट्स, उनके कैरेक्टर्स के नेम, चैप्टर की मेजर पॉइंट्स के साथ साथ समरी, कीवर्ड्स, मोरल लेसन सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि इन नोट्स को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है तो इसलिए इसका मिनिमल चार्ज भी है। तो तुम्हें 149 रुपीज में 25 से भी ज्यादा नोट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम नोट्स लेने जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे 699 के पेड कोर्स के साथ ये नोट्स बिल्कुल फ्री है। एंड मेरे पेड कोर्स में रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन के तुम्हें डिटेल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। वैसे और भी बहुत कुछ है, अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कोर्स के बारे में तो मैं एक वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाके देख लो। अब जल्दी से हम लोग आर्टिकल राइटिंग के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग जल्दी से तुम्हारे आर्टिकल राइटिंग के मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। तो जो तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग होता है ना, वो 5 मार्क्स का आता है एंड इन 5 नंबर में 1 नंबर तुम्हारा फॉर्मेट का होता है, 2 नंबर तुम्हारा कंटेंट का होता है, मतलब तुम जो बॉडी में लिख रहे हो ना उसका तुम्हारा 2 नंबर होता है, एंड फिर एक्सप्रेशन का भी 2 नंबर होता है, मतलब तुम जो पूरा बॉडी में लिख रहे हो ना वो किस वे से लिख रहे हो। क्या तुम बॉडी में नए नए आइडियाज का यूज कर रहे हो, अलग अलग फ्रेजेस का यूज कर रहे हो। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें इन 2 नंबर में से 1 नंबर मिल जाएंगे। एंड बचे हुए 1 नंबर तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम पूरे बॉडी में ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करोगे या फिर ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है ना वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना कि अगर वो बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे तो टीचर उनका ज्यादा मार्क्स काट लेंगे। लेकिन थैंक टू गॉड कि तुम लोग सीबीएसई में पढ़ रहे हो। सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है, चाहे तुम कितनी भी गलतियां करो तुम्हारा 1 नंबर से ज्यादा कोई भी नहीं काट सकता है, क्योंकि जो तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर चेक कर रहे होते हैं तो उस टीचर के पास इतना ही राइट होता है कि वो तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक में 1 ही नंबर काट सके। तो अगर तुम आर्टिकल राइटिंग को ढंग से लिखते हो एंड तुम बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हो तब भी तुम्हें इजिली 5 में से 4 नंबर तो मिल जाएंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करके आ जाना। क्लास 12 में हो यार, शर्म करो। तुम लोग को तो स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी, मतलब 1-2 तो सबकी होती है, मेरी से भी हो जाती है। तो चलो अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो तुम्हारे आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट में सबसे पहले तुम्हें एक हेडिंग देना होता है। अब ये जो तुम्हारा हेडिंग होगा ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तुम्हें क्वेश्चन को देखकर एक अच्छा सा हेडिंग फॉर्म करना होता है। तुम्हारा जो हेडिंग है ना वो 2 से 4 वर्ड्स के बीच का होना चाहिए, ना 4 वर्ड से ज्यादा का होना चाहिए ना 2 वर्ड से कम का। 1 वर्ड का हेडिंग अच्छा नहीं लगता है। देखो 4 वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कोशिश करना 4 वर्ड से कम ही रखने का, वरना अच्छा नहीं लगता है एंड वो हेडिंग कम सेंटेंस ज्यादा लगता है। सपोज अगर तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक पॉल्यूशन पे है तो तुम सिंपल लिख देना द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। अगर वाटर पे है तो सिंपल तुम लिख देना सेव वाटर।
जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो हेडिंग होना चाहिए ना वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम यूनिक होना चाहिए। अगर तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहे हो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम सिंपल हेडिंग भी लिखोगे तब भी तुम्हें उतने ही मार्क्स मिलने वाले। सो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब जिन्हें नहीं पता कि बायलाइन क्या होता है, तो तुम्हारा एक नाम क्वेश्चन में गिवन होता है। सपोज तुम्हारे क्वेश्चन में नाम गिवन है राज/रानी, तो अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें राज लिखना है, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें रानी लिखना है। तो जैसे ही तुमने हेडिंग लिखा ना, उसके जस्ट नीचे लिखना बाई, अगर तुम लड़के हो तो वहां राज लिखना, बाई राज, अगर तुम लड़की हो तो वहां पे रानी लिखना, बाई रानी। समझ में आ गया? इसी को हम लोग बायलाइन बोलते हैं। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट सबसे इजी होता है। इसके बाद तुम्हें डायरेक्ट बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। अब क्योंकि तुम्हें आर्टिकल राइटिंग 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है, काफी बड़ा लिखना होता है, तो तुम इसके बॉडी में 3 से 5 पैराग्राफ के बीच में यूज कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, और फिर इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा, तीसरा, चौथा, तुम जितने भी पैराग्राफ्स लिख रहे हो लास्ट वाले को छोड़कर, तुम इसके बाद मतलब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद जितने भी पैराग्राफ लिख रहे हो वो तुम्हारा मिडिल वाला पार्ट आ जाएगा। एंड फिर जो तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ होगा, चाहे वो थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो या फिफ्थ हो, जो भी तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ है वो तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होगा। अब देखो एक राज की बात बताता हूं, तुम्हारे आर्टिकल में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला पैराग्राफ सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि सच बताओ तो किसी भी टीचर के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है कि वो लोग बैठ के तुम्हारा पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। ऊपर से जो तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर चेक कर रहे हैं ना, उनको दिन भर में 100 पेपर से ज्यादा चेक करना होता है, तो वो लोग सबसे ज्यादा ध्यान इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ही देते हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में हमेशा आई कैची फ्रेजेस का यूज करो। इसके अलावा मैं तुम्हें एक जादुई चीज बताता हूँ, हमेशा 5WH इस चीज को याद रखना। 5WH तुम्हारे 5W में आएगा व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, और H का मतलब हो गया हाउ। तो अब चाहे तुम्हारे पास दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, तुम इन क्वेश्चंस का तो आंसर आराम से कर सकते हो। ये तो आंसर कर ही सकते हो ना कि कब, क्यों, कहां, कैसे। सपोज रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहा है तो कब से बढ़ रहा है, कहां पे सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर तुम इजीली कर सकते हो और अपने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में इजीली 10 लाइन तो लिख ही सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में ही तुम्हारे 70 से 80 वर्ड्स हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग मिडिल वाले पैराग्राफ्स पे। अब तुम मिडिल पैराग्राफ 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। तुम्हारे पास जितना टाइम है, तुम्हारे पास जितना नॉलेज है, तुम उतना रख सकते हो। इसमें तुम कॉजेज और इफेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात कर सकते हो, क्या स्टेप्स लेना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा, इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हो। जैसे पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन का कॉजेस क्या है, पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे, दुनिया पे। अब देखो मेरिट्स और डिमेरिट्स तुम पॉल्यूशन के बारे में भले नहीं बता सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चन आया सोशल मीडिया के बारे में लिखने या मोबाइल फोन्स के बारे में लिखने, तो तुम उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स बता सकते हो। और बाकी स्टेप्स क्या लिया जा सकता है वो तुम ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के बारे में बता सकते हो। तो अगर तुम इतना लिख देते हो तो फिर से तुम्हारे 10 लाइन हो जाएंगे, जो कि अराउंड 60 to 70 वर्ड्स के बीच में होंगे। अब आते हैं हम लोग लास्ट पैराग्राफ पे, जो कि होता है तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा हर बच्चे का कंक्लूजन वाला पैराग्राफ जरूर देखता है। क्योंकि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में जितना कुछ भी होता है वो लोग स्टार्टिंग में लिख देते हैं, लेकिन आखिरी में आते आते उनके पास कुछ बचता नहीं है, तो वो लोग कुछ भी लिख देते हैं। तो वही चेक करने के लिए वो लोग हमेशा कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को देखते हैं। लेकिन जो तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है वो सबसे ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपना खुद का ओपिनियन देना होता है। ये एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें तुम रिकमेंड कर सकते हो, अपना कमेंट पास कर सकते हो, जो तुम्हें लगता है तुम वो बातें कर सकते हो। इवन कि तुम वार्निंग भी दे सकते हो और यहाँ पे ड्राइंग भी कर सकते हो। हालांकि कोई ड्राइंग करता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम कर दोगे, अगर तुम्हें टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छा ड्राइंग याद आ रहा है, तुम अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम्हें मन कर रहा है वहां पे ड्रॉ करने का, तो तुम कर सकते हो। तुम्हारे मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, उल्टा टीचर देखकर खुश हो जाएगा। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में जब मैं उसके रिस्पॉन्स को चेक कर रहा था तो वहां पे गिवन था। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, प्रॉपर रिसर्च करा है उसके बाद बनाया है। तो अगर तुम इतना सब कुछ लिख लेते हो तो तुम्हारे आर्टिकल राइटिंग में एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। देखो तुम सबने फॉर्मेट तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें ध्यान रखना। इनमें से कुछ मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि जो तुम्हारा हेडिंग होना चाहिए वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, काफी आई कैची सा होना चाहिए, जिससे वो तुरंत रीडर का अटेंशन अपनी तरफ खींचे। इसके अलावा जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होना चाहिए वो बहुत इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए। जैसे कि तुम बोल रहे हो कि इंडिया दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से एक बन गया है, तो इसके साथ एक एविडेंस जरूर जोड़ दिया करो। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी सच हो। अगर सच में सच होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सच नहीं भी होती है तो ऐसा नहीं है कि टीचर तुम्हारा मार्क्स काट लेगा। अब तुम एविडेंस कैसे जोड़ोगे? बस अपने आर्ग्यूमेंट के आगे लिख देना इन द सर्वे ऑफ 2024। अब ये जो तुम्हारा लाइन है ना, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है। अब इसके आगे के पॉइंट में बताया गया है कि तुम लिंकिंग डिवाइसेस जैसे कि however, therefore, although, even though, in order to, ये सब वर्ड्स का यूज कर सकते हो ताकि तुम्हारा जो सेंटेंस है वो ज्यादा बड़ा दिखे। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें 150 से 200 वर्ड्स तो पूरे करने ही है आर्टिकल के। अगर तुम एक एक लाइन में पॉइंट्स देते जाओगे ना, तब तो हो गया, बन गए तुम्हारे 150 से 200 वर्ड। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गलती कभी मत करना। हमेशा जब भी तुम एक पैराग्राफ को चेंज कर रहे हो
तो तुम्हारा जो नया पैराग्राफ होना चाहिए ना वो एक नए पॉइंट के साथ शुरू होना चाहिए। मतलब कि कभी ऐसा मत करना कि तुम इंट्रोडक्शन में 5WH का आंसर दे दिए लेकिन फिर पैराग्राफ चेंज करके सेम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, फिर वही चीज बता रहे हो घुमा फिरा के कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। हमेशा याद रखना कि तुम्हारा आर्टिकल का नया पैराग्राफ नए पॉइंट के साथ शुरू होना चाहिए। अगर तुम्हें सेम पॉइंट के बारे में बात करना है तो सेम पैराग्राफ में कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड एट लास्ट हमें यह बताया गया है कि जो तुम्हारा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है ना वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है, तो हमेशा कंक्लूड एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के साथ किया करो। लाइक अगर तुम पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो तो डायरेक्ट एकदम एंड में बोल दो कि हम सबको आगे आके पॉल्यूशन के ऊपर कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो एकदम प्रॉपर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के साथ कंक्लूड करना। यही सब चीजें तुम्हें इस पेज में बताया गया है। आई होप सो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी हाँ, जो मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया है ना, अगर तुम उसे याद रखते हो तो तुम इजीली एग्जाम में 150 से 200 वर्ड्स लिख लोगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होगा उसमें 5WH से आंसर करना। फिर जो तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें तुम कॉजेज और इफेक्ट के बारे में बात करना, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करना, गवर्नमेंट, मीडिया और लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसके ऊपर बात करना। फिर कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में अपना ओपिनियन देना, कमेंट पास करना, फ्रेजेस का यूज करना, ड्राइंग भी कर सकते हो, वार्निंग दे सकते हो और भी बहुत सारी चीजें। हाँ, इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में भी प्रॉपर फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई मुहावरा याद आ रहा है तो तुम उसे भी लिख सकते हो इंग्लिश में। एंड दिस इज हाउ तुम आर्टिकल में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब जाने से पहले मैं तुम्हारी एक और हेल्प कर देता हूं। देखो, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं। अभी मैं तुम्हें करीब 16 टॉपिक्स दिखाऊंगा और हर साल इन्हीं टॉपिक्स में से कोई एक घुमा फिरा कर आ जाता है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है कि तुम इन 16 टॉपिक्स के आर्टिकल को प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लेना, अच्छा ही है, तुम फुल मार्क्स ला सकते हो आर्टिकल में। नहीं भी कर पाओगे तो मेरे फॉर्मेट को याद रखना, कोई भी टॉपिक आए कर लोगे आराम से। ठीक है, तो अब तुम लोग से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एजुकेशन भैया ऐप में कोर्स को और नोट्स को चेकआउट करना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय।